हेलो एवरीवन। योग ध्यान फाउंडेशन की सेकंड संडे की जूम मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी जूम मीटिंग का टॉपिक है टाइप 1 डायबिटीज, चैलेंजेस इन स्कूल। टाइप 1 डायबिटीज में स्कूल में चुनौतियां। आज के हमारे टाइप 1 डायबिटिक हीरो हैं मिस्टर जितेश वाधवा। आज के हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, जो पेडियाट्रिक इंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। आज के हमारे पैनलिस्ट में हैं प्रोफेसर ज्योति कक्कर एंड डॉक्टर अंजू वीरमानी। आज के हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं डॉक्टर अनिल वेदवाल एंड मिस इशिका। आज के हमारे मॉडरेटर्स में मिस अमृता रूपानी हैं। और आज की हमारा वोट ऑफ थैंक्स करेंगी मिस हिमानी। तो आगे बढ़ते हुए आइए चलते हैं डॉक्टर अनिल वेदवाल की ओर। वो आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करें। तो थैंक यू अमृता। और आज की जो मीटिंग का टॉपिक है, बच्चों जिन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी हमें बार बार जरूरत पड़ती है। और इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर लोकेश जी का, जो बार बार हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर एक ऐसा रिमाइंडर हमें छोड़ते हैं ताकि हम प्रिपेयर रहें स्कूल में आने वाली हर उस समस्याओं का सामना करने के लिए आसानी से, और ताकि हमारे एजुकेशन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आज उनसे सुनेंगे हम। और उससे पहले जो आज के हमारे हीरो हैं जितेश वाधवा, जो कि काफी टाइम से योगदान फाउंडेशन में एज ए बच्चे के रूप में ज्वाइन किया था, फिर एज ए वॉलेंटियर आपने काफी सुना होगा पिछले मीटिंग्स के अंदर, जो मीटिंग में हमारे उसको मॉडरेट करते हुए। तो आज वो स्वयं में एक हीरो के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, ताकि वो भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि उनकी जर्नी को देखें सुने आज के इस प्लेटफॉर्म पे है, ताकि हमारे आने वाले सभी बच्चे उनसे इंस्पायर हों और आगे बढ़ते रहें। तो जितेश वाधवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आपसे। Thank you, sir. Thank you so much. Sir, should I start? जितेश की शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है। जी अगर मैम। लोग अपना कैमरा ऑन करें तो अच्छा लगता है, क्योंकि ब्लैंक स्क्रीन की शक्ल देख के या केवल एक गौरव या राधा कुमारी का नाम देख के अच्छा नहीं लगता, जितना की शक्लें देख के। तो जितने लोग अपने कैमरा ऑन कर सके बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि आपका जो फेस का रिस्पॉन्स होता है उससे हमें पता लगता है कि हमें कितना फोकस किया जा रहा है। तो थैंक यू मैम। प्लीज सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करें। अच्छा लगेगा। जी जी। जितेश जी, ओवर टू यू सर। Sure, ma'am. I was diagnosed with type 1 diabetes on 14th March of 2014, and it was a coincidence for me because मेरी ग्रैंड मदर अपने हेल्थ चेकअप के लिए गई थी एंड मैं अपने पेरेंट्स के साथ उन्हीं के लिए गया था हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने उन्हें रेकमेंड किया कि एक बार आप इनके बेसिक ब्लड शुगर लेवल से बन के चेक कर लीजिए। तो जब उन्होंने चेक किया उनका करेक्ट था, मेरी मदर साथ में थी, मेरे फादर साथ में थे, तो उन्होंने कहा हम भी करवा लेते हैं, उनका भी सही था। उनकी एंड जब मैंने अपना करवाया तो मेरा ब्लड शुगर लेवल था 396, पूरे विच वॉज क्वाइट हाँ हाई। मतलब सो एक पहला रिएक्शन जो मेरे फादर की तरफ से आया था वो यही था कि मैडम ये तो आपकी मशीन सही नहीं है, क्योंकि हमारी फैमिली हिस्ट्री में किसी को है नहीं, और ये तो बहुत छोटा है, इसे कहाँ से डायबिटीज होगी। उस टाइम पर टाइप 1 डायबिटीज है क्या, होता क्या है, कुछ आइडिया नहीं था इस बारे में। तो पहला रिएक्शन जो उन्होंने दिया था कि मैम आपका ग्लूकोमीटर सही नहीं है, एक बार आप प्लीज इसको चेक करवाइए। बाद में डॉक्टर के रूम पे उन्होंने हमें भेजा, उन्होंने चेक किया तो 364 था। वो ब्लड शुगर लेवल सही थे, उनका ग्लूकोमीटर भी सही था। एंड डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद 20 to 25 डेज के बाद मैंने इंसुलिन पर स्विच किया था। डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था कि आप जल्दी ही इंसुलिन पे स्विच कीजिए, इतना ब्लड शुगर लेवल काफ़ी हाई है, ये सही नहीं है, ये सेफ नहीं है, आपको जल्दी स्विच करना होगा। तो उस टाइम तक मेरा 9th स्टैंडर्ड जस्ट स्टार्ट होना था। तो 9th स्टैंडर्ड तक मेरी परफॉर्मेंस जो थी स्कूल में काफ़ी ज़्यादा खराब थी, मैं ग्रेस मार्क्स पर ही पास होता था। इट इज़ हार्ड टू स्कोर इवन 30 to 33%, पासिंग मार्क्स भी नहीं आते थे। तो टीचर्स ग्रेस मार्क दे के पास करती थी, और मेरे फादर एजुकेशन को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। सो काफ़ी बार घर पे डांट भी पड़ती थी और एक आधा लग भी जाता था। तो बाद में उन्होंने फिर मेरे को कहना छोड़ दिया, मैं इंसुलिन पर स्विच हो गया। तो उन्होंने एक ही क्वेश्चन किया था एम्स में डॉक्टर से कि मैम ये स्कूल भी जा पाएगा या नहीं। तो उन्होंने एक ही रिप्लाई दिया था कि हर वो काम जो एक नॉर्मल बच्चा कर सकता है वो ये भी करेगा, सबके दो हाथ दो पैर होते हैं, इसके भी सेम ही है, सेम स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेम है।
फर्क इतना है कि अगर घर पे कभी पानी की शॉर्टेज होती है, एक एरिया में वाटर स्केर्सिटी होती है, तो हम क्या करते हैं, बाहर से जाके पानी खरीद लेते हैं, बाहर से ले आते हैं। तो वही एक छोटा सा इशू मेरे अंदर है कि जब मेरे पास अंदर इंसुलिन नहीं बन रही है तो मैं उसको बाहर से ले रहा हूँ। बाकी और नॉर्मल स्टूडेंट में, मेरे स्टूडेंट में कोई इतना हार्ड डिफरेंस नहीं है। एंड वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। एंड उसके बाद एक फेज ऐसा आया शुरू का 1 या 2 साल का, जिसमें अडाप्ट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, और मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ करी उस टाइम पर। जैसे कि मेरे फादर जो थे, जब भी मैं इंसुलिन इंजेक्ट करता था वो मेरे सामने बैठते थे। उन्होंने मेरे को एक काफ़ी सॉफ्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया था। वो हमेशा कहते थे कि मैं घबराता था इंसुलिन लेने से, मेरे को लेनी नहीं थी, मैं नहीं चाहता था कि मैं इंसुलिन पे स्विच करूँ। तो वो हमेशा कहते थे कि कोई नहीं, मैं हूँ तेरे साथ, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, तू कर, तू आगे बढ़, जो होगा देखेंगे, साथ में लड़ेंगे, तू चल आगे। और एज यूजुअल फिर उसका तो उन्होंने मेरे को डांटना भी छोड़ दिया था, मेरे मार्क्स और गिरते थोड़े, बट उन्होंने डांटते नहीं थे, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर खत्म हो रहा था। उसके बाद 8 to 10 मंथ्स के बाद मेरे को वाईडीएफ के बारे में पता चला। मैंने जब वाईडीएफ ज्वाइन किया तो मैं अपने फादर के साथ ही वहाँ पर जाता था। तो वाईडीएफ में जब मैं गया तो उस टाइम पर मेरी एज थी अराउंड 14-15। एंड वहाँ पर जब देखा तो 8 या 10 साल के बच्चे खुद इंसुलिन इंजेक्ट कर रहे हैं, उनके शुगर लेवल्स मेरे से अच्छे चल रहे हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा मेरे को हिला देने वाला कंसेप्ट था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मेरे से आधी एज के बच्चे, मेरे से 4 या 5 साल छोटे बच्चे खुद इंसुलिन इंजेक्ट कर रहे हैं, मेरे से अच्छे शुगर लेवल्स हैं उस टाइम। एंड उस टाइम के बाद ये हुआ कि मेरे फादर ने भी थोड़ा कम बैक करा, और जहाँ मेरे मार्क्स कम होते थे वहीं पे फिर वो थोड़ा डांटना चालू कर दिया। एक कम्युनिटी में एक पार्ट दोबारा मेरा वापस आ गया था। सो थैंक्स टू वाईडीएफ। मोर ओवर मैंने अपनी जर्नी में काफ़ी कुछ गलतियाँ करी है, एंड उन्हीं पे रिमार्क्स लेकर और उन्हीं पे सजेशंस लेकर, फीडबैक लेकर, और मैंने अपनी गलतियों को सुधारा और मैं आगे गया हूँ। जैसे कि एक बेसिक गलती जो मैंने करी थी अपनी स्टार्टिंग में, कि अगर मेरा शुगर लेवल 400 होता है तो मैं बाहर खेलने चला जाता था, फुटबॉल खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, और बाद में जब खेल के आता था मेरा शुगर लेवल 320 हो जाता था, 300 हो जाता था, तो मैं खुश होता था कि मैंने अच्छा किया कि मेरी इंसुलिन यूनिट थोड़ी कम हो गई, डिपेंडेंसी कम हो गई। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा कि अगर आपका शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है, आप थोड़ा आराम करो, इंसुलिन लगाओ, ज़रूरत है तो डाइट लो, अपने डाइट प्लान के अकॉर्डिंग चलो। बट अगर शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है और काफ़ी ज़्यादा लो है, तो दोनों केसेस में आप अवॉइड करो कि आप हैवी एक्सरसाइज करो, या थोड़ा सा आपको इंसुलिन लेके आराम करो अपना। सिमिलरली अगर मेरा शुगर लेवल 60 to 70 होता था, तो जो मेरे को अपना मेन मील जैसे लंच है, तो मैं उसको सोचता था कि थोड़ा पहले कर लेता हूँ, मैं अभी डाइट लूँ फिर इंसुलिन लगाऊं फिर लंच करूँ, इससे अच्छा मैं डायरेक्ट लंच कर लेता हूँ ना, मेरे यूनिट्स थोड़ी और कम हो जाएगी, डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ भी गलत है। अगर 60 to 70 मेरा शुगर लेवल चल रहा है, तो इट्स बेटर कि मैं वहाँ पे ग्लूकोविटा बोल्ट्स ले लूँ या ग्लूकोज ले लूँ या कोई लिक्विड ड्रिंक लूँ, सो दैट मेरा शुगर लेवल एटलीस्ट 120-130 आ जाए। एंड देन मैं फिर आगे अपना जो लाइफ साइकिल है, वो मैं डे साइकिल है, मैं उसको कंप्लीट करूँ। तो ये कुछ गलतियां मैंने करी जो नहीं करनी चाहिए। एंड सिमिलरली एक मेरे को ये भी ध्यान है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि इंसुलिन शुड बी परपेंडिकुलर। जब आप इंसुलिन लगाते हैं तो वो परपेंडिकुलर होना चाहिए आपके स्किन के। तो एक बेसिक गलती जो मैंने करी थी कि मैंने सोच लिया था कि इंसुलिन यानी कि सीधा परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल। तो अपने पेट को मैं मानता था कि वो फ्लैट सरफेस है, जबकि ऐसा है नहीं। हमारा पेट कर्व्ड होता है, हमारी स्टमक कर्व्ड है। तो कर्व्ड के लिए हर एक पॉइंट पर उसका परपेंडिकुलर अलग होगा। मेरे पास विजुअल्स नहीं है, मैं दिखा नहीं सकता, बट ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि इंसुलिन कैसे लगाते हैं। इंसुलिन लगाते तो सीधी है, लेकिन वो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होनी चाहिए, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, एक फ्लैट सरफेस की नहीं। ये काफ़ी गलतियाँ थी जो मैंने वाईडीएफ में आके सुधारी है, मैंने वाईडीएफ से सीखी है। वहाँ पे अनिल सर हमें बोलते थे कि आओ कंसल्टेशन लो, एक बार यहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं, डाइटिशियंस आते हैं, सबके साथ थोड़ा बैठो, टाइम स्पेंड करो, सीखने को मिलेगा। इवन दो उसके बाद मेरे 9th स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ, स्कोर वही था 30 to 33%, कुछ ज़्यादा कुछ तो किया नहीं। एंड 10th में भी मैंने किसी तरह थोड़ा सा, मेरा वाईडीएफ मैंने ज्वाइन किया था तो अपग्रेड हुआ, और फिर वहाँ से मेरा 81% मेरे सीबीएसई में थे। तो 81% इज अगेन एवरेज, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं स्कोर था, ठीक था, अच्छा था बस। 11th स्टैंडर्ड में जब आया तो जेई मेंस का प्रेशर था 30 कि से तो जेई बहुत करना है। अच्छा था। हाँ जी मैम। 80%, 30% से तो बहुत अच्छा था। मैम काफ़ी अच्छा स्कोर था, बट
उस टाइम पर सभी के 95, 98, 99, तो थोड़ा सा लैक ऑफ आप कॉन्फिडेंस करके तो होता है। देखो ना। मैम ह्यूमन ग्रीड होती है ना, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होती, हमेशा आगे बढ़ना ही है। एंड 11th में आए तो जेई मेंस करना था एंड एंट्रेंस का सपना था। तो उसके बाद फिर मतलब मैं 16 से 18 घंटे की स्टडी करता था। बिकॉज एक लाइन मेरे ट्यूशन टीचर ने बोली थी कि दैट इफ यू स्टडी योर कॉम्पिटिटर इज ऑल्सो स्टडिंग, बट वन डे इफ यू डिड नॉट स्टडी then also your competitor is studying, and at the time of the examination he'll win the race and you'll lose. जब आप पढ़ रहे हो तब तो आपका साथ वाला पढ़ ही रहा है, जब नहीं पढ़ रहे तब भी वो पढ़ रहा है। एग्जाम में जब रैंक की बारी आएगी तो वो आगे निकल जाएगा और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो ये चीज़ काफ़ी डीप हिट करी थी। एंड उस टाइम पर सोच लिया था कि अब तो करना है कुछ भी। तो 16 से 18 घंटे पढ़ते थे, 8 से 10 घंटे की कोचिंग होती थी सीबीएसई की। एंट्रेंस की कोचिंग मैंने ली नहीं थी, सो खुद ही पढ़ते थे। आईआईटी 41 ईयर्स सॉल्व करते थे अरिहंत की। और मेन गलती मैंने उस टाइम पर यही करी थी कि वो उसको इतना सीरियसली ले लिया था कि मैं ये चीज़ एक बेसिक कंसेप्ट भूल गया था कि हेल्थ पहले है। आज अगर फ्यूचर में हमारे पास एक अच्छा घर होता है, थोड़ा बैंक बैलेंस अच्छा होता है, अच्छी लोकेशन होती है, अच्छी कम्युनिटी होती है, अच्छे ग्रुप होता है, बट अगर अच्छी हेल्थ नहीं है तो इनमें से किसी चीज़ का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम वो इवेंट्स अटेंड ही नहीं कर पाएंगे, हम उनको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बार समझाया मेरे को अनिल सर ने। एंड उस टाइम पर इतने रूल्स पढ़े, इतने कंसेप्ट्स पढ़े, थ्योरीज पढ़ी, इतने सब्जेक्ट्स पढ़े हमने, बट एक बेसिक कंसेप्ट मैं भूल गया कि डॉक्टर के पास हर 2 से 3 महीने में विजिट करना ही करना है। सो इसका भी मुझे बाद में एक सेटबैक मिला कि मेरी ऑल इंडिया रैंक आ गई। मैंने एंट्रेंस अच्छे से क्रैक किया। जनवरी में 91% आई थी मेरी, एंड सितंबर में इट वॉज 96, 97। ऑल इंडिया रैंक तो आ गई। बाद में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि रात को सोते टाइम मेरा शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया। तो मेरे को पेरेंट्स को मेरे को इमिजिएटली हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। उन्होंने कहा ध्यान दो। अनिल सर को जब ये पता चला तो उन्होंने भी कहा कि समझाया था पहले, अभी भी मान जाओ। उन्होंने डॉक्टर को रेकमेंड किया। डॉक्टर के पास मैं गया तो उन्होंने पूरा शेड्यूल चेंज किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप मिक्सचर्ड से रेगुलर और लैंटस पे स्विच करो। सेकेंडली उन्होंने कहा कि अपने दिन को सूरज के हिसाब से सेटल आउट करो, सेटअप करो। जब सूरज निकलता है और जब सूरज ढलता है उसकी टाइमिंग के हिसाब से अपना आपको अपनी लाइफ साइकिल और अपनी डाइट को ऑर्गेनाइज करना है, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। मैं रात को जाग के पढ़ता था क्योंकि रात को कंप्लीट साइलेंस होता था, तो उस टाइम पर एफिशिएंसी अच्छी होती थी, स्पीड अच्छी होती थी। बट और सुबह में 6 से 10 जब घर में शोर होता था तब मैं सोता था, क्योंकि उस टाइम पर मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाता था। तो उन्होंने पूरी लाइफ साइकिल चेंज करी मेरी। एंड ये मेरे को बाद में काफ़ी रिग्रेट हुआ कि काश अगर मैं ये पहले कर लेता, पहले मान लेता उनकी बात, तो हो सकता है थोड़ी और अच्छी रैंक लाता और मे बी इन आईआईटीज में मैं एक अच्छी सीट ले लेता। तो एक ये भी मेरी गलती थी। काफ़ी गलतियों के साथ मैंने सीखा ज़रूर है। और आज भी मेरे पास अपनी उन डायरीज में एक रिमार्क्स हैं मेरे पास, मैंने उसमें फीडबैक्स लिखे हुए हैं, सजेशंस लिखे हुए हैं डॉक्टर्स के कि कब कहाँ कौन सी गलती हुई। और वाईडीएफ में भी जो डायरी मिलती है उस पर एक रिमार्क्स सेक्शन जरूर दिया जाता है। वो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है। हर दिन एक नया होता है। आप हर रोज कुछ अलग करते हो, हर रोज कुछ नया करते हो, सारे दिन कभी जैसे सेम हो ही नहीं सकते। तो आपने जो भी उसके अंदर अलग किया, उस दिन के अंदर जो भी आपको लगा कि शुगर लेवल ऊपर गए हैं, नीचे गए हैं, वॉक कम करिए, कुछ भी किया है, तो आप उसको मेंशन जरूर करें, ताकि आगे ये गलती ना हो। और अगर गलती हुई भी है बाय चांस, तो आप उसको कम से कम करेक्ट तो कर सके, आपको पता हो कि आपको क्या करेक्टिव मेजर लेना है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको ये तो लिखना ही होता है कि आपने क्या कुछ गलत किया, लेकिन उसको कैसे सही किया ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैंने काफ़ी गलतियाँ करी, बट बाद में उनको सही करने के लिए मैंने वहाँ पे आज भी मेरी डायरीज में मैंने मार्क कर रखा है। और कलर्ड पेन यूज़ करता था मैं। अगर नॉर्मल शुगर लेवल्स है तो सिंपल ब्लू से लिख रहा हूँ, हाई चले गए तो रेड से लिख लिया, और लो चले गए तो ग्रीन से लिख लिया, ताकि जब भी डायरी खोले तो एकदम वो रेड और ग्रीन कलर्स दिखने चाहिए हमें, कि हम कितना हमने कवर किया, कहाँ पर हम आज स्टैंड करते हैं। एंड यही थी मेरी टाइप 1 जर्नी। बट मैंने जो अभी तक सीखा है टाइप 1 डायबिटीज़ की जर्नी से अपनी, वो यही है कि टाइप 1 डायबिटिक जर्नी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरह होती है। इसमें भी हमें हर रोज़ अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है। अब हम उन प्रॉब्लम्स को देख के कभी पीछे नहीं हट सकते, गिव अप नहीं कर सकते कि प्रॉब्लम्स आ रही है, टाइप 1 डायबिटिक है तो चलो लाइफ ऐसी ही चलनी है, कर लेंगे एडजस्ट। तो एडजस्ट नहीं करना आपको, आपको फाइट मारनी है। हम जब जेई मेंस का जब मैं अपने मॉक टेस्ट देता था,
तो एक ही चीज होती थी कि आप उस क्वेश्चन को पहले समझो। क्वेश्चन को समझने के बाद वो क्वेश्चन आपसे होगा ही नहीं, क्योंकि उस एक क्वेश्चन के अंदर 4 से 5 कंसेप्ट यूज हो रहे होते हैं, अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। तो वो सारे टॉपिक्स, वो सब कुछ आपने कभी किया ही नहीं होता, कवर सिलेबस कभी कवर होता ही नहीं है पूरा। तो बेस्ट तरीका ये होता है, पहले क्वेश्चन को समझो, पेन उठाओ, एक ब्लैंक शीट लो, ब्लैंक पेपर लो, पेन का कैप खोलो, लिखना स्टार्ट करो। लिखो, कुछ तो लिखो, जो आता है वही लिखो, कुछ तो करो। धीरे धीरे करते करते वो सॉल्यूशन बन जाता है और आपकी स्पीड तेज होती जाती है। यही चीज टाइप 1 के साथ है। आप जब टाइप 1 डायबिटीज में होते हो, कभी आपका स्ट्रेस ज्यादा होता है, कई बार प्रेशर ज्यादा होता है, कई बार शुगर हाई जा रही है, लो जा रही है, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आप मीटिंग में हो, आप स्कूल में हो, हर रोज अलग प्रॉब्लम्स आएगी। तो पीछे देख के कभी बैठ नहीं सकते आप, एटलीस्ट दिमाग चलाओ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, कैसे सॉल्व करें, कुछ ना कुछ तो करना ही है, करेंगे, जरूर करेंगे, साथ में है पेरेंट्स, साथ में है वाईडीएफ, साथ में है डॉक्टर्स, साथ में है कंसल्टेंट्स हैं, डाइटिशियंस हैं, पूरी कम्युनिटी साथ में है, पूरी कम्युनिटी हमारे पीछे है। अब आगे तो बढ़ो, दिमाग तो चलाओ कि कैसे करना है। डॉक्टर ने जो आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया, उस प्रिस्क्रिप्शन को एटलीस्ट 3 से 4 बार पढ़ो कि आपने क्या गलतियां करी, क्या चेंजेस हुए उसके अंदर, ताकि हम आगे से वो ना करें। एंड एक चीज़ मैं और ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता था, तो पहले तो मैं रात को मॉक टेस्ट देता था 12 से सुबह 5 बजे तक, क्योंकि वो टाइम साइलेंस रहता था। तो ये चीज़ गलत थी, नहीं करना। रात को कभी भी जागोगे तो अगले दिन शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट होंगे। ये चीज़ डॉक्टर ने समझाई थी मेरे को। एंड जिस भी टाइम आपका एग्ज़ाम होना हो, जब भी आपकी डेट शीट आए या जब भी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, आपके पास पहले शेड्यूल आ जाता है कि आपका 2 to 5 एग्ज़ाम है या 12 to 2 है। तो जिस भी टाइम पर आपका एग्ज़ाम होना हो, उसी सेम टाइम पर मॉक टेस्ट ज़रूर दो, क्योंकि उस टाइम पर आपका शुगर लेवल, आपके पास रीडिंग होनी चाहिए कि मेरा शुगर लेवल रफली इतना चलता है। सो दैट अगर वहाँ पे आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मान लो आपका शुगर लेवल पहले ही 80 चलता है, 3 घंटे तक आपको वहाँ पे बैठना है, वो हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा, आप फंस जाओगे। तो आपको अपने डाइटिशियन के साथ कंसल्ट करना है, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है, ताकि उसको एक अप्रोप्रिएट रेंज में आप रखो। और जैसे 3 घंटे का एग्ज़ाम होता था जेई मेंस का, मुझे ध्यान है, या आज भी हमारे कॉलेज में 3 घंटे के एग्जाम्स होते हैं। तो मेरा लंच का टाइम 2 बजे का है, मान लेते हैं 2 to 5 एग्जाम है, मेरा लंच तो सीधा स्किप हो गया। तो ऐसे में क्या करना है, ये आप पूरा शेड्यूल अपने डाइटिशियन के साथ और डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट करें। उसी टाइम पर मॉक टेस्ट ज़रूर दें जिस टाइम पर पेपर देना हो। गली में क्रिकेट खेल के हम कभी इंडिया के लिए क्रिकेट नहीं खेल सकते स्टेडियम में। प्रैक्टिस वहीं करो जहाँ मैच खेलना है। तो मैच जिस टाइमिंग पर खेलना हो, उसी टाइमिंग पर मॉक टेस्ट दो, ताकि बॉडी क्लॉक जरूर सेट हो जाए और सडन चेंजेस ना हो। एंड एक चीज़ मेरे को जो अभी थोड़े टाइम पहले पता चली लास्ट वीक कि मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि मैं ही क्यों टाइप 1 डायबिटिक हूँ। इतने सारे बच्चे हैं, तो टाइप 1 डायबिटिक मैं ही क्यों हूँ, मेरी ही प्रॉब्लम्स क्यों ज़्यादा है, मैं ही क्यों सफ़र कर रहा हूँ। तो इस चीज़ का एक ही सॉल्यूशन मुझे मिला कि अगर लाइफ बिल्कुल सिंपल हो, बिल्कुल ईजी हो, तो शायद से हम कभी फाइट करेंगे ही नहीं। हम बहुत सेंसिटिव से होकर रह जाएंगे, हम लड़ना ही छोड़ देंगे, हम कभी स्ट्रांग बनेंगे ही नहीं। तो अगर कोई प्रॉब्लम दी गई है, कोई इश्यू आया है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो वो इसीलिए हुई है ताकि आपको स्ट्रांग बना सके। आप ताकि फाइट तो मारो, लड़ तो लो आगे। आगे ऐसे ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उनके लिए प्रिपरेशन के लिए एक छोटा सा स्टेप है बस, इसको तो कवर करो, आगे बन जाएगा सब कुछ सारे साथ में। सो यही मेरी टाइप 1 जर्नी थी। एंड स्पेशल थैंक्स टू वाईडीएफ एंड अंजू मैम। अगर वाईडीएफ नहीं होता तो क्या ही होता मेरा, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो हमेशा कहते थे कि मैं तेरे साथ हूँ, तू लगा इंसुलिन। और वो डांटते भी नहीं थे मेरे को। जब मैं वाईडीएफ गया, देखा कि यहाँ पे तो 8-10 साल के बच्चे खुद इंसुलिन लगा रहे हैं, उनका शुगर लेवल मेरे से ज़्यादा अच्छा चल रहा है। सो उस टाइम पर मेरे फादर ने भी कम बैक किया और फिर दोबारा नॉर्मल डेली लाइफ में आ गए। तो काफ़ी कुछ सीखा है वाईडीएफ से। माँ बच्चे अपने आप 8-10 साल के होते हैं, अपने आप शर्ट ऊपर करते हैं, कहते हैं लो हमारा करो HbA1c। उनकी मदर्स अलग लाइन में स्ट्रिप ले रही होती है। स्टार्टिंग में जब क्या, मेरे फादर मेरे साथ में बैठते थे, मेरा हाथ पकड़ते थे कि लीजिए आप ब्लड सैंपल लीजिए। तो काफ़ी कुछ सीखा वाईडीएफ से। थैंक यू अनिल सर, थैंक यू वाईडीएफ, थैंक यू अंजुमा। स्पेशल थैंक्स जितेश की, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं है, आपने वाईडीएफ को सिखाया भी है। एक्चुअली जब बच्चों का भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है तो वाईडीएफ भी इंस्पायर होता है, अपने आप को स्ट्रेंथ ही महसूस करता है और उसी जर्नी को कंटिन्यू वो आगे रखता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमने ये देखा है कि टाइप 1 की फैमिली में, जब किसी फैमिली में टाइप 1 बच्चे को होता है तो बहुत स्ट्रेस का माहौल होता है, और वो तब तक बना रहता है जब तक कि वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर लेते।
ठीक ऐसे ही बच्चों का कैरियर जो होता है वो तब तक डिस्टर्ब बना रहेगा जब तक वो एक्सेप्ट ना करे कि मेरा जो गोल है मैं उसको अचीव करने के लिए मेरा जो पार्ट है टाइप वन को मैनेज करने का वो एक जस्ट पार्ट है, और उस पार्ट को मेरे को नॉर्मली ऐसे फॉलो करना है जैसे मैं अपना डेली का लंच डिनर और ब्रेकफास्ट करता हूँ, जो स्किप नहीं होना चाहिए अदरवाइज, और अपने बाकी की चीजों पे ध्यान देना चाहिए, या ना कि पूरा ही दिन मैं अपनी डायबिटीज के बारे में सोचता रहूं। या आपने बहुत खूबी बताया कि आपने अपनी गलतियों से सीखा, क्योंकि कई बच्चों में क्या है कि अगर उनकी गलतियां समझाई जाती है तो शायद समझाने वाले से वो समझते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, या उसको चाहे वो पेरेंट्स के रूम में हो, डॉक्टर के रूम में, या टीचर के रूम में हो। पर आज आपकी बातों से शायद हमारे बच्चे समझे होंगे कि वो शायद हमारा भविष्य देखते हैं इसीलिए हमें डांटते हैं, कि हमें उस समय वो तकलीफें ना हो आज की वजह से जो तुमने महसूस की, लेकिन तुमने उस चीज को एक्सेप्ट करके टाइमली मैनेज किया और आगे बढ़े। और बच्चों ये भी देखो, जितेश ने कितना अच्छा बताया कि अगर किसी प्रकार से आपके 7th 8th 9th क्लास में मार्क्स कम है तो ऐसा नहीं है कि आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। आपके पास बहुत बड़े चांस हैं, आगे जाके अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें, ध्यान दें, और हेल्थ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ पा करके आपको अपनी हेल्थी अगर नहीं रहेगी अच्छी तो उस चीज का एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। थैंक यू जितेश, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ब्लेसिंग सभी परिवार की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, बच्चों की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, इट आज वाज की एन मीटिंग को आगे ऑनर। बढ़ाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, और मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आज के आदरणीय डॉक्टर लोकेश शर्मा जी। सर स्टेज इज योर नाउ। बड़े बेसब्री से बच्चे वेट कर रहे हैं आप ओके, आपका। थैंक यू अनिल जी टू फॉर इनवाइटिंग मी। जितेश, अभी आप हैं ऑनलाइन? हाँ जी जी। जी सर, हाँ, तो डेफिनेट। आप अपने अपने स्कूल के बारे में कुछ एक्सपीरियंस बताइए। जैसे हम एक्चुअली अभी बात करेंगे कि चैलेंजेस इन स्कूल क्या-क्या रहते हैं टाइप 1 के बच्चों के लिए। तो वी कैन स्टार्ट विद योर जर्नी इफ यू हैड फेस्ड एनी, और सो वी विल टॉक अबाउट दैट एंड देन या वी कैन। श्योर सर। सो सर, मैं जब डायग्नोज हुआ था तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि मेरे फादर ने एजुकेशन को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी थी उस टाइम पर। हम मतलब आज भी हम मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास, तो उस टाइम पर फर्क इतना ही है। तो फादर ज़रूर चाहते थे कि जो चीज़ मैं नहीं कर सका वो मेरा बेटा ज़रूर करे। मुझे याद है मैं अपने फादर के साथ एक बार एक फुटपाथ फुटपाथ पे जा रहा था, और उधर बाहर एक आदमी खड़ा था, वो एक फ़ोन कॉल पे बात कर रहा था। तो वो काफ़ी फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर रहा था, कम्युनिकेट कर रहा था अपने पार्टनर के साथ। मेरे फादर ने एक ही चीज़ बोली थी कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, बट मेरी इंग्लिश अच्छी है, स्टिल मैं उसके जितना फ्लुएंट नहीं हूँ। मैं तेरी स्कूल की फीस इसीलिए भर रहा हूँ ताकि तू इसके बराबरी ना कर सके, इससे आगे निकले। तू समझ पा रहा है जो वो बोल रहा है? मैंने कहा मेरे को नहीं आता समझ में, मैं ग्रेस मार्क्स पर पास होता हूँ। तो यही चीज़ है। उसके बाद फिर मेरे फादर ने डॉक्टर से यही चीज़ पूछी थी कि क्या ये स्कूल भी अटेंड करेगा। डॉक्टर ने यही कहा था कि जो हर एक नॉर्मल स्टूडेंट कर सकता है वो ये भी करेगा। एंड तो पहला मेरे सवाल तो ये, हाँ, जो हम सभी बच्चों से, कि बहुत बारी जब बच्चे आते हैं, नए बच्चे, छोटे बच्चे स्पेशली, जो कि अभी इसके स्कूल का क्या होगा कि स्कूल कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं। तो जैसे जितेश बता रहे हैं कि देयर इज नो डाउट कि स्कूल कर पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे, जो उनको पहले करना था वही कर पाएंगे, उससे बेटर कर पाएंगे। तो देयर शुड नॉट बी एनी डाउट। हाँ, एंड एक चीज़ ये हम। सेकेंड चीज, डॉक्टर ने जब कहे थे कि हाँ करेगा, स्कूल जरूर अटेंड करेगा, आप बस इसके स्कूल हाँ। में जाके एक बार इन्फॉर्म जरूर कर दो। मेरे पेरेंट्स स्कूल में आए थे, उन्होंने मेरी इंचार्ज जो थी उनको इन्फॉर्म किया, मेरी इंचार्ज ने मेरी क्लास टीचर को इन्फॉर्म किया। तो मेरी क्लास टीचर काफ़ी सपोर्टिव थी। बट अगेन मैं उस स्टेट में नहीं था कि मैं बच्चों को बताऊं कि मैं टाइप 1 डायबिटी को मैं रोज़ इंजेक्ट करता हूँ। टीचर ने ये चीज़ जरूर समझ ली, एंड वो बायोलॉजी की टीचर थी, तो उनको पता था टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस रहते हैं। जनरली टीचर्स को इतना नहीं होता, कि वो सोचते हैं डायबिटीज़ ही एक चीज़ है जो कि ओल्ड एज में होती है या 60+ सीनियर सिटीजन्स को होती है, बट हम्म। उनको टाइप 1 टाइप 2 को डिफरेंस नहीं पता था। 10th स्टैंडर्ड में जब आया तो नहीं पता था मेरी टीचर को, तो मेरे फादर ने जाके उनको समझाया कि ये टाइप 1 है, टाइप 1 टाइप 2 में क्या डिफरेंस होता है, इसके बैग में हम्म। बिस्किट का पैकेट जरूर मिलेगा, ग्लूकोज जरूर मिलेगा, लंच एक एक्स्ट्रा होता है। सो मेरे फादर ने ही उनको जाके बताया था। अगेन मैंने क्लास में नहीं बताया था, अगेन मेरी गलती थी, बताना चाहिए था। हर समय टीचर साथ में नहीं रहते, नीचे गेम्स का पीरियड, आप प्लेग्राउंड में खेल रहे हो, शुगर लेवल लो हो जाए, क्या करोगे? टीचर को तो पता नहीं है, सिर्फ क्लास टीचर को पता है ना। तो आपके सब टीचर्स को पता होना चाहिए, और आपके एक फ्रेंड सर्कल में जरूर पता होना चाहिए। फ्रेंड सर्कल में जब मैं आया तो मैंने 12th क्लास में अपना मेडिकल बनवाया था।
एंड स्कूल ने मेरे को लेटर हेड पे लिख के दिया था कि ये टाइप 1 बच्चा है, ये अपने साथ मील्स भी कैरी करेगा, सीबीएसई की गाइडलाइन से ये ग्लूकोमीटर भी कैरी करेगा, इसकी पूरी किट इसके साथ जाएगी। जब मैं एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचा, मैंने दिखाया तो मैंने मेरे को एंट्री दे दी थी इसके साथ। अगेन जब मैंने फ्रेंड सर्कल को जब मैंने ये चीज़ बताई तो सब दूर हो गए थे। उनको डर लगता था कि ये टाइप 1 है, कल को इसे कुछ हो गया नाम हमारे पर आ जाएगा। तो उनको ये चीज़ बतानी पड़ी कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आ जाओ देखते हैं नीचे पीटी ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में देखते हैं कौन कितने गोल्स करता है फुटबॉल में, आ जाओ क्रिकेट में देखते हैं कौन ज़्यादा शॉट्स अच्छे खेलता है। तो ये एक चीज़ थी। बाद में धीरे धीरे उनको जब समझाया तो वो फिर से नॉर्मल हो गए, और वो बात फ्रेंड सर्कल आज भी मेरे साथ है। इस बात को 5 या 6 साल हो गए हमें पास आउट करे हुए। वो फ्रेंड सर्कल आज भी हमारे साथ है, हम आज भी जाते हैं आउटिंग्स पे कई बार आसपास। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था, आपको बताना पड़ेगा। टाइप 1 टाइप 2 इंसुलिन में लोगों को इतना ठीक नहीं डिफरेंस पता, तो आपको जाके है। बताना पड़ेगा। इंसुलिन हाँ जी। इंसुलिन हाँ, स्कूल में इंसुलिन का कैसा रहता था, या शुरू में आप इंजेक्ट आपने शुरू किया था, बाद में शुरू किया था, कैसे रहा इसका जर्नी? सर स्टार्टिंग में मैं मिक्सचर पे था, बाद में डॉक्टर ने मेरे को रेगुलर और लैंटस पे स्विच करा था। और आज भी जब मैं कॉलेज जाता हूँ तो मेरे बैग में मेरी इंसुलिन ज़रूर होती है, और हाइपोग्लाइसीमिया कभी हो तो उसके लिए मेरी सप्लाई ज़रूर होती है। तो ये दो चीज़ मैंडेटरी है, अगर हाइपर हो तो मेरे पास इंसुलिन है, और ग्लूकोमीटर तो मैंडेटरी है, जहाँ भी जाए ग्लूकोमीटर और इंसुलिन ज़रूर होना चाहिए, और हाइपो के लिए सप्लाई ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। तो ये आज भी रहता है। तो उस समय शुरू में आप स्कूल में नहीं लगाते थे, लंच के टाइम नहीं लगाते सर। नहीं थे, कि लंच के टाइम रेगुलर रेगुलर भी लगाते थे लंच पे? सर उस टाइम पर मेरा मिक्सचर था, तो सुबह लगा कर गया तो पैर में लगाया, बट उससे फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है मिक्सचर से मेरी, क्योंकि रात को अगर मेरा शुगर लेवल 220 240 चल रहा है, वो सुबह 3 4 बजे तक काफ़ी टिप कर जाता था, वो 60 65 50 चला जाता था। वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो रेगुलर से एटलीस्ट ये होता है कि आप 2 या ढाई घंटे बाद आप जब चेक करेंगे तो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट वो नहीं हो। हाँ, वो ठीक है। मतलब बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे फिजिशियन क्या करते हैं कि 2 टाइम मिड स्टार्ट और लंच टाइम रेगुलर भी करते हैं। वो एक कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट है, वो भी अच्छी बात नहीं है, पर कई बार ऐसा करते हैं। तो खाली मिड स्टार्ट से है कि आपका लंच उसमें कवर करने के लिए एडिशनल रेगुलर देते हैं, ऐसा नहीं था आपका? नहीं सर, मेरा स्टार्टिंग में सिर्फ मिक्सचर था, एंड दैट वाज 2 मिड स्टार्ट, 30 70। एंड अब मैं 2 करंटली डोज़ेज़। रेगुलर और लैंटस पे हूँ, और मेरे HbA1c अंडर कंट्रोल है। लास्ट 3 साल से जब से मैं रेगुलर लैंटस पे आया हूँ, मेरा HbA1c 7 to 7.5 के बीच में ही रेंज कर रहा है। ओके, ठीक है, थैंक यू रितेश। तो इसी कॉन्टेक्स्ट से हम शुरू करेंगे। आपने जो-जो चीज़ें फेस की, और बाद में और हम क्या इम्प्रोवाइज़ क्या चाहते हैं हम, कि व्हाट इज़ आवर गोल ऑफ दिस मीटिंग, और सारे टाइप 1 की फैमिलीज़ क्या चाहती हैं कि हाउ इट शुड हैपन, उसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर ज्योति मैम तो का भी स्वागत करते हैं, मैम ने ज्वाइन कर लिया है, थैंक यू मैम। थैंक यू। शुड आई शेयर स्क्रीन? अ, यस सर अनिल जी प्लीज। अभी, हाँ, मुझे वो करना देना होगा। अ, अभी मेरा डिसेबल्ड है। हाँ जी सर, आप कर सकते हैं सर आप। हाँ, ओके। सर आपकी वो स्क्रीन पे ना एक मोर में जाकर के आप देखेंगे ना, एनॉइड वो डिजेबल लिखा होगा, तो उसको कर लीजिएगा, ताकि बीच में बच्चे कुछ आर्ट वगैरह ना करें। डिसेबल तो मुझे नहीं मिल रहा, कहाँ आप बता रहे हैं? आज सेटिंग में। बड़ा गर्म टॉपिक है, तो इसलिए भगवान ने बारिश की करती ठंडा कर दिया हम सबको। जी मैम। ओके, लेट अस सी। तो अभी अभी मेरी कैन यू शेयर सी माय स्क्रीन ना? हाँ नहीं, जी। आपका, हाँ, यस सर। मीशो पे आ जाइए। हाँ, और सभी बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे, अपने आप को अनम्यूट रखें, सॉरी म्यूट रखें अपने आप को। और अगर कोई अनम्यूट नहीं कर रहा है और किसी की आवाज आ रही है तो मुझे उसको मीटिंग से रिमूव करना पड़ेगा, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। ओम सिंह, ठीक है। म्यूट करें अपने आप को। यस सर प्लीज ओके। कंटिन्यू। हाँ, तो आज हम बात करेंगे कि व्हाट आर द चैलेंजेस वी फेस इन द स्कूल। टाइप 1 डायबिटीज़ के जो बच्चे हैं, वो स्कूल में जाते हैं तो क्या-क्या चीज़ों से उनको दे हैव टू गो थ्रू, और फाइनली दे अचीव देयर गोल। स्लाइड मूव नहीं कर रही है कुछ।
अनिल जी, यस am I audible? आप हाँ एक हाँ जी बार, हाँ जी। आप ऑडिबल है, एक बार क्लोज करके फिर से ओपन करिए तो कई बार काम चल हाँ जाता है। हाँ हाँ एक सेकंड। अभी विजिबल है? हाँ जी हाँ जी। हाँ ओके। तो थोड़ा सा हम कंटेक्स्ट सेट कर रहे हैं कि हम बात क्यों, मतलब टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए स्कूल केयर के बारे में क्यों बात करते हैं। पहली बात तो कि टाइप 1 डायबिटीज़ अभी भी अगर आप कॉमन पॉपुलेशन में कॉमन आम आदमी से बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, जबकि इतना अनकॉमन नहीं है। अगर हम बात करें एक एस्टिमेट की, जो आईडीएफ का एटलस है जो इंडिया का उनका एस्टिमेट है, उसमें वो बताते हैं कि लगभग 2.8 लाख बच्चे हैं जो 18 साल या उससे कम उम्र के बच्चे हैं जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज़ है, वो इंडिया में रहते हैं। उसके बाद स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के बारे में ऐसा है कि अगर हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं तो लगभग 8 घंटा बच्चा स्कूल में रहता है। तो 8 घंटा बच्चा सोता है और बाकी 16 घंटे में से 8 घंटा बच्चा स्कूल में रहता है। तो जितना अवेक टाइम हमारा एक्टिव टाइम है उसमें से हाफ ऑफ द टाइम वी आर इन द स्कूल। कई बार उससे ज़्यादा भी होता है अगर हमारा ट्यूशन है या कुछ और प्रोग्राम है तो, पर 8 घंटा लगभग हर बच्चा स्कूल में रहता है। तो अगर हम 16 घंटे में से 8 घंटे के बारे में अच्छा केयर नहीं करेंगे तो हम 24 घंटे का जो आउटकम है अच्छा नहीं ला सकते। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें समझना तो है। दूसरी बात है कि सेफ्टी। अगर हम स्कूल में हमारे कंडीशन का हमें हमें केयर करनी है, स्पेशली जो सडन या फ्रीक्वेंट हाइपोग्लाइसीमिया होता है, शुगर कम होता है, उस दौरान हमें उसको मैनेज करना आना चाहिए। उसको मैनेज करना आना चाहिए और उसके लिए सारे जो साधन है वो हमारे पास उपलब्ध होने चाहिए और हमारे साथ में कोई रहना चाहिए। हमारे फ्रेंड्स में, हमारे क्लास टीचर में या स्कूल में कोई भी नर्स है जो जहाँ पे अवेलेबल है, तो उनका सपोर्ट हमारे पास रहना चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि ज़्यादातर बार हम अपना आप मैनेज कर लेते हैं, कई बार हम नहीं मैनेज कर पाते, तो उनकी हेल्प हमें चाहिए रहती है ताकि हम सेफली अपना जो स्कूल की स्टडी है, हमारे बाकी एक्टिविटीज़ है वो हम कर सकें। तो जब तक आपका सेफ्टी इंश्योर नहीं होगा तो पेरेंट्स, हम खुद भी और स्पेशली पेरेंट्स को स्कूल में क्या चल रहा है उसके बारे में उनको रीअश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो उनका सेफ्टी बच्चे की होना बहुत ज़रूरी है। और ऑब्वियसली अगर 8 घंटा आपका अच्छा कंट्रोल नहीं रहा, तो 24 घंटे में 33% टाइम अगर आपका अच्छा कंट्रोल नहीं रहा, तो 16 घंटे में हम कितना अच्छा कंट्रोल कर लें, हम पूरा अच्छा कंट्रोल कभी अचीव नहीं कर सकते। ये ऐसे ही हुआ कि अगर हमारे पेपर में से 33% हटा दिया, खाली 66% में पेपर दे रहे हैं, तो अगर हम उसमें 100% भी स्कोर करेंगे तो हम 66% पे जाएँगे, उससे ऊपर नहीं बढ़ सकते फिर हम। इसलिए हमें बाकी के 33% को भी उसके बारे में बात करना पड़ेगा और उसको ठीक करना पड़ेगा। फिर से दोबारा स्टक हुई हाँ, है। हुआ मुँह, हाँ, स्टक हो गया। तो इसी के बारे में स्पैड एक सोसाइटी है, स्पैड हम बोलते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर पीडियाट्रिक एंड एडोलसेंट डायबिटीज़। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो सारे विश्व की जो सोसाइटीज़ हैं जो टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए बात करती हैं, उनमें सबसे बड़ी सोसाइटीज़ में से एक है स्पैड, जिसको हम सभी लोग जो पीडियाट्रिक डायबिटीज़ को देखते हैं, चाहे वो पीडियाट्रिशियन हो, चाहे पीडियाट्रिक एंडोक्राइन के डॉक्टर हों, चाहे जो फिजिशियन या स्पेशल इंटरेस्ट इन पीडियाट्रिक डायबिटीज़ हो, जो भी, या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हो, जो भी पीडियाट्रिक डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं, वो स्पैड की बात सुनते हैं और उनके फीडबैक को अपने प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं। तो स्पैड ने स्कूल के बारे में बोला हुआ है कि अ, उन्होंने साफ-साफ बात बोली है कि जो बेसिक केयर है स्कूल में टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चों के लिए, वो सारे वर्ल्ड में मिलने चाहिए। आप कितना अच्छा कर सकते हैं, यूरोप के बहुत सारे स्कूल्स में जो नॉर्डिक कंट्रीज़ या स्वीडन में कितना अच्छा कर रहे हैं, उतना सारे कंट्रीज़ नहीं कर सकते। ऐसा 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 है, क्योंकि सारे कंट्रीज़ के रिसोर्सेज़ अलग-अलग हैं। पर जो एक बेसिक केयर है, वो सब बच्चों को मिलनी चाहिए। तो उसमें वो क्या बोलते हैं कि SPAD strongly supports compliance with the legal protections for children and adolescents with type 1 diabetes to attend school, to be safe at school, and to receive optimal medical management at school and in all school associated activities। तो SPAD ने ऐसे बोला है कि वो सारा केयर आपको देना चाहिए, मिलना चाहिए हर हर कंट्री में, और कंट्री का जो लीगल फ्रेमवर्क है, कंट्री का जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको इस बारे में कदम उठाने चाहिए कि ऐसे बच्चों को जो सुविधाएँ या जो उनकी नेसेसिटीज़ के लिए जो केयर केयर के लिए जो नेसेसिटीज़ हैं, वो हम उनको
प्रोवाइड करने के लिए कुछ लॉ भी रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बार क्या होता है कि हम पेरेंट्स से बात करते हैं, पेरेंट्स स्कूल से बात करते हैं, कई बार हम भी पेरेंट्स को साथ स्कूल में बात करते हैं अगर तो ज़्यादातर बार उससे काम हो जाता है। पर बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल अथॉरिटीज़ या कोई भी कहीं भी किसी भी प्लेस में अथॉरिटीज़ अगर आपकी बात नहीं मानती है, तो हमारे पास एक लॉ बैकअप होना चाहिए, क्योंकि लॉ बैकअप के बिना अगर कहीं बात अड़ जाती है तो फिर कोई उसको सुनता नहीं है। अगर आपके पास लॉ है तो आपने जो भी सही तरीके से आपका प्रयास था वो किया और उसके बाद आपका काम नहीं हुआ, तो आप लॉ को अगर साथ में लाएँगे तो आपका काम होगा फिर। तो इसलिए सारे कंट्रीज़ को, सारे रीजन्स को ये एंश्योर करना चाहिए कि जो केयर हमें प्रोवाइड करनी है उसका लॉ बैकअप भी हमें देना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला, क्या-क्या हमें अचीव करना है स्कूल में। तो ये इतना केयर यूनिवर्सली होना चाहिए। दुनिया के हर स्कूल में, चाहे वो भारत में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे अमेरिका में हो, इतना केयर हर स्कूल में आपको हम टाइप 1 के बच्चों को दे पाएँ, ऐसा हमको प्रयास करना होगा। तो उसमें क्या-क्या है? एक तो स्टूडेंट्स राइट टू सेफली अटेंड स्कूल। सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स के लिए और बच्चे के लिए कि अगर वो 8 घंटा पापा मम्मी से दूर जा रहा है, टाइप 1 डायबिटीज़ के अलावा भी अगर बच्चे की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो सारी पढ़ाई और ये सब चीज़ें बाद हो जाती है कि आपका करियर ओरिएंटेशन क्या है, आपकी स्टडीज़ कैसी है। अगर आपका सेफ्टी एनवायरनमेंट सेफ नहीं है तो आपके लिए सब चीज़ सेकेंडरी हो जाती है। तो यही सेफ्टी वाला इशू टाइप 1 के बच्चों के लिए और ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको बाकी बच्चों का जो सेफ्टी इशू है उसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया रिस्क का और कभी-कभी कीटोएसिडोसिस का रिस्क का एक एडिशनल रिस्क होता है, तो उसको भी हमें टैकल करना होता है। तो वो ज़्यादा वरीड रहते हैं और ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो ये जो कॉशंस हैं जो सेफ्टी के लिए, उसमें थोड़ा एडिशन हमको करना होता है कि बच्चों को स्पेशली हाइपोग्लाइसीमिया को पहचानना और उसको ट्रीट करने की सारी सुविधाएँ वहाँ पे मिलनी चाहिए। दूसरा, उसके बाद एक बारी हमें पता लगे कि हाँ, सेफ्टी का कोई इश्यू नहीं है। बच्चा जो भी हाइपोग्लाइसीमिया, उसको शुगर कम हो रहा है, उसको वहाँ पे वो खुद पहचानने में सक्षम है, उसको ट्रीट करने में सक्षम है और कभी-कभी ऐसा हुआ कि वो नहीं कर पा रहा है, तो उसको सपोर्ट मिल जाएगा और हाइपोग्लाइसीमिया से उसको कोई नुकसान नहीं होगा। ये चीज़ सॉल्व हो गई तो उसके बाद जो सेकंड लेवल आता है, उसमें उस लेवल में होता है कि बच्चा जैसे बाकी सब बच्चे हैं, जो जैसे अभी बता रहे थे जितेश की पापा पहले उसको बहुत डाँटते थे। जैसे सभी बच्चों को होता है कि अगर नहीं बात मानी है तो डाँटा जाएगा, पीटा भी जाएगा। कभी-कभी ऐसा होता था अपने इंडियन फैमिलीज़ में, दिस इज़ नॉट अनकॉमन। पर जब आपको एक स्पेशल सिचुएशन हो गई कि अरे इसको तो ये परेशानी हो गई है, अब इसको हम कुछ नहीं बोल सकते। तो ये चीज़ कोई भी नहीं चाहता। मतलब कोई भी आदमी अपनी कंडीशन के लिए बेचारा बनना नहीं चाहता। दे दे शुड बी पार्ट ऑफ कम्युनिटी। एवरीवन वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द कम्युनिटी, जैसे सभी लोग करते हैं, टू द बेस्ट ऑफ देयर एफर्ट। तो दे दे शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी and obtain equal education and participate equally in all activities। तो ये हमें सभी बच्चों को प्रोवाइड करना होगा कि जैसे सभी बच्चों के लिए हम सोच रहे हैं कि इसको स्पोर्ट्स में जाना है, तो टाइप 1 के बच्चा अगर उसको बोलेगा कि मुझे स्केटिंग करना है या मुझे फुटबॉल खेलना है, तो उसको कहे नहीं तुम रहने दो। तो सेफ्टी के बाद ये वाला इशू कि हमें उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की हमारे स्कूल में फैसिलिटीज लॉजिस्टिक होना चाहिए, इतना मैन पावर या फिर इतना हमारा केयर जो है इतना होना चाहिए। तीसरा, तो इसी कंटेक्स्ट में वहाँ पे क्या-क्या हमारे पास रहना चाहिए, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए, टू अलाउ ऑल द स्टूडेंट टू मॉनिटर एंड ट्रीट ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, स्पेशली लाइक हाइपोग्लाइसीमिया। जब भी उनको हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क हो सकता है, हमें पहचानना आना चाहिए, उसको ट्रीट करना आना चाहिए। और जो उनका ड्यू इंसुलिन डोज है स्कूल के लंच के समय का, वो उनको वहाँ पे मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्कूल वाला छोड़ देते हैं, बाकी समय हम कर लेंगे मैनेज, वो कभी भी आपका अच्छा कंट्रोल नहीं रहेगा। तो जहाँ पे जब बच्चा खाना खाएगा वहाँ पे उसको इंसुलिन उसको मिलना चाहिए, तो उसको एक जगह मिलनी चाहिए और उसको कभी-कभी सपोर्ट की आवश्यकता होती है, वो मिलना चाहिए। और इसके बारे में बात करेंगे कि इसका एक परफॉर्मा भी आप हमें बना के देना चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें कहाँ-कहाँ आपको स्कूल में रहनी चाहिए, कौन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है जहाँ से हम बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें स्कूल में प्रोवाइड करनी चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में कि कहाँ से हम चले थे और कहाँ हमको पहुँचना है। तो जो इश्यूज आते हैं कि स्कूल पहले बात अभी रिसेंटली हमारे ग्रुप एक जो टाइप डायबिटीज का आइडियल ग्रुप है उसमें आ रहा था कि बच्चों को कि स्कूल में एडमिशन के लिए दिक्कत आ रही, जैसे ही उसको स्कूल स्विच किया तो वहाँ वाले स्कूल वाले बोल रहे कि हम इंसुलिन दे पाएंगे। अगर आपको इंसुलिन देना है तो आपको बच्चे के साथ किसी नर्स को साथ भेजना पड़ेगा जो उसके इंसुलिन का ध्यान रखेंगी और बाकी चीज़ों का ध्यान हम रख सकते हैं पढ़ाई का। तो ये रिफ्यूज़ल बोलते हैं कि आप वो स्कूल वाले मना कर देंगे। कई बार ये होता है कि स्कूल वाले मना नहीं करेंगे पर वो आपको टालने की कोशिश करेंगे कि या दूसरे स्कूल में चला तो बेटर है, हम नहीं कर सकते। अगर आप एफर्ट लगाएंगे तो फिर आपको ले लेंगे। फिर आपको उन्होंने ले लिया मगर आपको जो चीज़ें आपको लॉजिस्टिक हेल्प चाहिए वो उसको देने में हेजिटेट करेंगे कि बच्चे को कल को कुछ हो गया तो स्कूल की जिम्मेदारी है।
पढ़ाने लिखाने में तो हमारा कुछ नाम नहीं हुआ, बच्चे को कुछ नुकसान हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई तो स्कूल का नाम बदनाम हो जाएगा। तो कई बार ये कंसर्न जेन्युइन भी होता है, ऐसा नहीं कि वो गलत ही हमेशा सोचते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी से हमेशा पाँव हटाना ही चाहते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार उनका जेन्युइन कंसर्न भी होता है कि वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं तो उससे डरते हैं, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हम जानते नहीं है उससे हमें डर लगता है। तो हमें उनको बताना होगा, अवेयर कराना होगा। तो ज़्यादातर स्कूल्स के बाद में दिक्कत नहीं करते हैं। और जहाँ तक बात है रिफ्यूज़ल की और रेसिस्टेंस की, तो कई बार स्कूल इसलिए डरते हैं कि बच्चे को कुछ हुआ तो हमारी जिम्मेदारी है, तो उसमें हमें कंसेंट उनको देना होता है कि अथॉरिटी लेटर देना पड़ेगा कि स्कूल में जो बच्चे का ट्रीटमेंट है उसके लिए स्कूल ऑथोराइज है, और जिम्मेदारी हमारी है कि जो भी हमने बच्चे को केयर हमने बोली है वो स्कूल को बता दी और वो डिलीवर करेंगे। कुछ प्रॉब्लम होगी तो वी आर देयर, तो हमें ये स्कूल को लिख के देना पड़ेगा। इसके बाद इस स्टेज के बाद हम कहाँ आते हैं, स्कूल ने एक्सेप्ट किया आपको कि हाँ ठीक है, और दे आर उनको आपसे वो भी है, सहानुभूति भी है कि हाँ ये बच्चे को प्रॉब्लम है, इसको हम हेल्प करेंगे, ये बाकी पढ़ाई कर पाएगा। अगर हम इसको थोड़ी सहायता कर देंगे तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं सभी ये भी पढ़ पाएगा। जैसे रितेश ने बोला कि सबसे पहले जब डायग्नोसिस होता है छोटे बच्चों को, स्पेशली जब उनको किसी को पता नहीं होता टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है, तो उनको ऐसा लगता है कि बच्चे को स्कूल भेज पाएंगे कि नहीं भेज पाएंगे, इतना ध्यान रखना पड़ता है, तो वहाँ कैसे होगा। तो अ, जो तो ये इनको बताना कि स्कूल भेजना है, तो ये पहली बात तो कि वो पढ़ पाएंगे, जरूर पढ़ पाएंगे। तो स्कूल भी सोचता है कि हाँ बच्चे को अगर थोड़ी थोड़ी हेल्प हम कर देंगे, तो थोड़ी एम्पैथी हम देंगे तो बच्चा सब कुछ कर सकेगा। उसके बाद कोऑपरेट करना शुरू करता है स्कूल, कि जहाँ जहाँ पे आपको स्पेशल हेल्प चाहिए रहती है वहाँ पे आपके लिए स्पेशल प्रोविजन भी वो देते हैं कि आपको एग्जाम हॉल में आपको उन्होंने फूड लेने दिया, आपको मशीन लेने दिया, जो कि शुरू में बहुत मुश्किल था, अभी अभी सब जगह होने लग गया। तो स्कूल ने कोऑपरेट करना भी शुरू कर दिया। तो इस लेवल पे हम ज़्यादातर स्कूल्स में भी आ चुके हैं। उसके बाद थर्ड लेवल पे जो है कि इंक्लूसिवनेस, जो हम बात कर रहे थे कि कोई भी कम्युनिटी में बेचारा बनकर नहीं रहना चाहता, सभी अपने आप में पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, सभी अपना पूरे सेल्फ एस्टीम के साथ रहना चाहते हैं, अपने आत्मसम्मान के साथ रहना चाहते हैं। तो इंक्लूसिवनेस सबको मिलना चाहिए कि जैसे सभी बच्चों के बारे में स्कूल सोचता है वैसे उसी बच्चे के बारे में सोचेंगे, उसके लिए अलग से बेचारा बन के नहीं सोचना चाहता, कोई नहीं सोचना चाहिए हमको, वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए जो सभी बच्चों के लिए है, कि अगर आईआईटी के लिए सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं, उसका मन है उसको करना चाहिए। अगर उसको लगता है कि मुझे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करना है, बहुत सारे बच्चे वहाँ कर रहे हैं, तो ही शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट। और बाद में फाइनली हाउ टू एक्सेल, फाइनली ये हमारा एम होगा, मोटिव होगा। जैसे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में है कि दिस इज नॉट अबाउट कि हम उनको बेसिक केयर दे पा रहे हैं और उनका जो बेसिक स्कूलिंग है वो हो पा रहा है। ये इसके बारे में बात करेंगे हम कि इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, बात करना चाहिए कि इस बच्चे का जो टाइप 1 डायबिटीज केयर है वो हम थोड़ा कम अच्छा कर पा रहे हैं, जितना हम अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं। बच्चे का HbA1c 7 7.5 आ रहा है, तो हम क्या स्कूल में 7 से कम भी रख सकते हैं बिना हाइपोग्लाइसीमिया के। उसके लिए हम बच्चे के लिए क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं और उसके साथ साथ बच्चे की स्टडीज भी कैसे अच्छा रख सकते हैं। तो इस लेवल पर जब हम आ जाएंगे कि इंक्लूसिवनेस आ गया है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज आ गई है, और हमने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया है कि हाउ टू एक्सेल द केयर, कि केयर को हम बेस्ट कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब जो हमारा अचीवमेंट है, जो हम चाहते थे सभी फैमिलीज के लिए, टाइप 1 डायबिटीज के लिए, कि हम वहाँ पहुँच गए हैं, कि जो सोसाइटी का एक सेल्फ एस्टीम पार्ट है। जैसे यार रितेश बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो कुछ भी अपना इंजीनियरिंग करके जो भी उनको करना है अच्छा कर रहे हैं, अपने अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं और कम्युनिटी को वापस भी दे रहे हैं। योगदान फाउंडेशन के जरिए उन्होंने बहुत हेल्प ली और उनको वापस दे रहे हैं, तो बहुत सारी फैमिलीज को हेल्प वापस भी कर रहे हैं। तो जो एक सिटीजन का कर्तव्य है वो वापस हम कर पा रहे हैं। वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें अच्छी केयर मिली और उस केयर के चलते हमने अच्छा अचीवमेंट किया अपने करियर में, और बाद में हमने कम्युनिटी को वापस दिया। तो वो टाइप 1 डायबिटीज की फैमिली है वो भी वापस सभी कर पाएंगे ऐसा, इस लेवल पे हम जब पहुंच जाएंगे। सो दिस इज व्हाट एवरीवन ऑफ अस वांट, जो टाइप 1 डायबिटीज के फैमिलीज हैं वो, और जो हम लोग हैं जो उनकी केयर में इन्वॉल्व हैं, वो सारे लोग यही चाहते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ कुछ चीज़ें होती हैं कि पेरेंट्स के पेरेंट्स के राइट्स क्या होते हैं स्कूल के लिए और पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ मैं। तो राइट्स क्या क्या है उनके, सबसे पहला राइट है कि सेफ एनवायरनमेंट। जैसे हमने बोला कि सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके स्कूल कहीं भी सेफ्टी का इशू है तो वो बाकी उसका उसका आउटकम कैसा है उसका और उसका पढ़ाई कैसा है वो सब बाद की बातें हैं। तो सेफ्टी सबसे पहले। उसके बाद मॉनिटर एंड मैनेज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स एट स्कूल इन रेस्पेक्टफुल मैनर। ये जहाँ पे शुगर चेक करना है, इंसुलिन इंजेक्शन देना है, वो सब आपको मिलना चाहिए।
फिर चाइल्ड शुड बी अलाउड टू कैरी डायबिटीज के लॉजिस्टिक्स ड्यूरिंग एग्जाम्स में आपको स्पेशल जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको ले जाने देना चाहिए। कोई भी इशू आता है तो आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे, वो आपको लेटर लिख के देंगे, स्कूल उस लेटर को जो अथॉरिटीज को प्रोड्यूस करेगा और अथॉरिटी से आपको फॉर्मल लेटर मिल जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है नेशनल लेवल के, वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Equal opportunities for participation in career building and extracurricular activities like any other child without any discrimination and stigmatization. ये सभी पेरेंट्स चाहते हैं। उसके लिए पेरेंट्स को कहाँ पे आगे आना पड़ेगा, क्या क्या उनको करना चाहिए? There should be a clear communication about condition and needs of the child. डे 1 पे जैसे ही बच्चे को पता लगा, डॉक्टर ने आपको बता दिया है, सब बात हो गई है, फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट की है फैमिली को और बच्चे को एक्सेप्ट करना, स्पेशली पेरेंट्स को। उसके बाद जैसे ही वो स्कूल में वापस से रीइंट्रोड्यूस करते हैं तो उनको क्लियर कट बात करनी पड़ेगी कि यहाँ बच्चे को ये स्थिति है और हमें यहाँ आपकी हेल्प चाहिए रहती है। तो टू प्रोवाइड दैट, उसके बाद जब आपने बता दिया स्कूल को, उसके बाद जैसे कि हमने बोला है कि बच्चे को वहाँ पे ग्लूकोज हर समय देना है, तो बहुत बार हम फैमिलीज को बोलते हैं कि एक एक्स्ट्रा हाइपो सप्लाई आप स्कूल में भी रख सकते हैं, रखना चाहिए आपको। इवन बहुत सारी फैमिलीज हमारे यहाँ पे जो इंसुलिन लेते हैं उसका एक एक्स्ट्रा किट वहाँ रखते हैं, अगर ऐसा पॉसिबल है। पर इंसुलिन कोई नेसेसरी नहीं है। हाइपोग्लाइसीमिया किट अगर आप रख सकते हैं स्कूल में, वो बहुत हेल्पफुल है। तो वो हर समय फिल रहना चाहिए। पता लगा कि आपको वहाँ बोला गया है कि ग्लूकोज खत्म हो गया है, वहाँ स्कूल से डायरी में लिखा आ गया 3 बारी, आपने वहाँ पहुँचाया नहीं है, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारी जिम्मेदारी है हम उसमें पीछे नहीं जाएं। तो टू प्रोवाइड डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान टू द स्कूल विद रिक्वायर्ड ऑथराइजेशन एंड कंसेंट। ये पहला है कि पहले हमने उनको स्कूल को लिख के दिया डॉक्टर के कि ये पर्चा है, उनको ये बच्चे की रिक्वायरमेंट वहाँ पे रहेगी और स्कूल उसके लिए ऑथराइज है, इंजेक्शन देने के लिए भी, सुपरवाइज करने के लिए भी, हाइपोग्लाइसीमिया मैनेज करने के लिए भी। उसके बाद सप्लाई जाएगा, जैसे हमने अभी बात की मैंने सप्लाईज के बारे में। जो स्कूल में सप्लाईज की रिक्वायरमेंट है वो हमेशा फील्ड रहनी चाहिए। उसमें कभी भी अगर हम दिखाएंगे कि हम लापरवाह हैं तो स्कूल सोचेगा कि पापा मम्मी को नहीं पढ़े तो हमें क्या पढ़ा है, तो स्कूल ऐसा सोचने लगेगा, तो उसका मौका स्कूल को नहीं मिलना चाहिए। टू रिमेन अवेलेबल व्हेन स्कूल वांट टू कम्युनिकेट, जब भी स्कूल बच्चे के बारे में बात करना चाहता है कि यहाँ पे उसको फैसिलिटी हम नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, या ये हम फैसिलिटी दे सकते हैं, तो आपको स्कूल के कम्युनिकेशन के लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा हमेशा। अगर आप उसको ढीला ढाला करेंगे कि टाल मटोल करेंगे तो स्कूल सोचेगा कि अगर इनको नहीं पढ़ी है तो हमें भी नहीं करना है। एंड टू बी अ ब्रिज बिटवीन केयर टीम एंड स्कूल टीम फॉर स्मूथ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। और पापा मम्मी को, फैमिली को, मेडिकल केयर टीम है और स्कूल के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन ब्रिज बनना पड़ेगा। उनको दोनों की बात सुननी होगी और डॉक्टर ने या जो केयर टीम ने बताया स्कूल के लिए वो स्कूल में बताना है, और स्कूल में जो परेशानियां टीचर्स को आ रही है मैनेज करने के लिए वो वापस डॉक्टर को बताना है, ताकि उस फीडबैक को लेके हम उसके डाइट और इंसुलिन इंजेक्शन के प्लान में जो भी मॉडिफिकेशन करना है, सूटेबल प्लान मॉडिफिकेशन करना है वो हम कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे का अगर मान लो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू हुआ है जो अभी 10 दिन तक चलने वाला है, तो बच्चे के स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसका इंसुलिन शेड्यूल, और अगर जरूरत पर लंबा चलेगा तो फूड शेड्यूल भी, कि हमें बीच में स्नैक्स देना पड़ेगा, उसको हमको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे को बीच बीच में हाइपोग्लाइसीमिया लग जाएगा। तो ये जो डे टू डे एक्टिविटीज है या कोई प्लान लॉन्ग एक्टिविटी है, पता लगा कि बच्चे आउटिंग पे जा रहे हैं, 3 दिन के स्कूल से बाहर जाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चे को पहले मना किया गया कि तुमको नहीं लेके जाएंगे। बाद में जब आपने बोला कि नहीं वो जा सकता है, तो फिर वहाँ पे क्या क्या केयर हमको करनी है और क्या क्या सिचुएशन आने से हमें बताना है, ताकि हम आपको फीडबैक दे सकें। तो ये चीज़ें पेरेंट्स को डॉक्टर के मतलब जो मेडिकल केयर टीम है, डॉक्टर है, न्यूट्रिशनिस्ट है, डायबिटीज नर्स, एजुकेटर है और स्कूल है, उसके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा बना के रखना पड़ेगा। ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम कई बार भूल जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये तो स्कूल को करना ही चाहिए। कई बार ऐसा भी हम फेस करते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो ज़रूरत है बच्चे के लिए, उसको हम स्कूल पे एनफोर्स करना चाहते हैं। हम स्कूल पर एनफोर्स करना चाहते हैं कि आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, नहीं तो हम ये करेंगे वो करेंगे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मतलब हमें स्कूल से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें लड़के काम करा भी नहीं सकते। हमें स्कूल से कॉपरेशन लेना है, तो हमें स्कूल से अगर सहायता लेना है तो उनकी बात सुननी पड़ेगी, उनके जो जेन्युइन कंसर्न है उनको सॉल्व करना पड़ेगा, और जहाँ पे जेन्युइन कंसर्न के बाद उनकी जो रेसिस्टेंस है उसके लिए हम फिर बाद में उनको डॉक्यूमेंट दे सकते हैं जो हमारे पास लीगल है। और जहाँ पे भी आपको लगता है कि स्कूल ने बहुत अच्छा किया आपके बच्चे के लिए, बच्चे ने उसकी स्कूल के हेल्प की वजह से अच्छा किया, तो जहाँ पे आपको मौका मिले उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जैसे कि आपको पता लगा पीटीएम हुई है, पेरेंट टीचर मीटिंग हुई है,
जहाँ पे आपको स्कूल ने बहुत हेल्प करी, तो जहाँ भी आपको मौका लगे कि हाँ स्कूल ने हमारी बहुत मदद करी और बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ होने के बाद भी उसने स्कूल में बहुत अच्छा किया, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किया और वो अपने करियर में अच्छा कर रहा है, तो आपको उनको बताना चाहिए। क्योंकि जब आप पॉजिटिव फीडबैक देंगे, तो आपके बाद जो बच्चे आने वाले हैं, उनके लिए भी स्कूल बहुत अच्छे से पॉजिटिवली बिहेव करेगा। तो वी शुड एक्नॉलेज एंड एप्रिशिएट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द स्कूल फॉर असिस्टिंग द स्टूडेंट इन टाइप 1 डायबिटीज़ केयर एट द स्कूल। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मोस्टली इतनी बातें मुझे बतानी थी। जितेश ने जो बातें बताई उसके बारे में हमने कुछ टच किया। इसके अलावा इंसुलिन के बारे में बहुत बार आता है कि इंसुलिन, पहला सवाल आता है कि स्कूल में नहीं लंच चल जाएगा क्या? तो हम बताते हैं, पहले विजिट पे बता देते हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं आपको स्कूल में लेना है। जब बच्चा अगर स्कूल में लंच कर रहा है, जैसे छोटे बच्चों का स्कूल बहुत छोटा होता है कि 4 आवर्स का या उससे कम का स्कूल है, तब हम बोलते हैं कि इंसुलिन आप अभी नहीं ले सकते हैं। पर जैसे ही आपका पूरा फॉर्मल स्कूल आ गया, जहाँ पे बच्चा पूरा टिफिन खा रहा है, तो आपको कोई शक नहीं है कि बच्चे को इंसुलिन लेना है। हमेशा बोलते हैं डे 1 से ही, हमें बाकी का सारा जो सिस्टम अरेंजमेंट है उसके हिसाब से करना होगा कि इंसुलिन कैसे लिया जाए, उसके लिए क्या-क्या हमें सुविधाएँ वहाँ पे देनी पड़ेगी, खाना कैसे देना पड़ेगा और क्या-क्या हमको ध्यान रखना पड़ेगा, टीचर्स को क्या कम्युनिकेट करना है, कितना इंसुलिन शुगर आएगा तो कितना इंसुलिन जाएगा, कोई क्वेश्चन आएगा तो ये नंबर पे आप बात करेंगे, ये नंबर पे नहीं बात हो तो ये नंबर पे करेंगे, कम से कम 2 नंबर स्कूल वालों के पास रहने चाहिए। तो ये चीज़ें हम पहले ही प्लान कर चुके होते हैं और ताकि स्कूल उनको इंसुलिन देने में मदद कर सके। तो ये चीज़ें हैं जो जनरली हम स्कूल्स में फेस करते हैं। अगर और 1-2 पेजेज़ हैं, मैं वो भी बता देता हूँ। उसके बाद में अगर कोई किसी का स्पेशल सवाल है कि हमारे बच्चे को स्कूल में ऐसी प्रॉब्लम आई, वो हम बाद में सेशन में लेंगे और वी कैन आंसर ऑल दोज़ क्वेश्चंस आल्सो। तो कमिंग टू दिस, जैसे अभी हमने बात की कि पेरेंट्स को डायबिटीज़ केयर टीम और स्कूल के बीच में ब्रिज बनना पड़ता है। ब्रिज बनना होगा तभी हम अच्छा कर पाते हैं। वहाँ से फीडबैक लेना होगा, उनको वापस देना होगा, फिर डॉक्टर से फीडबैक लेना होगा, स्कूल को वापस देना होगा। ये अच्छा कम्युनिकेशन चलता रहेगा तो बच्चे का केयर बहुत अच्छा हो पाता है। तो इसके लिए कुछ प्रोग्राम्स भी हैं जो इंडियन सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक एडल्ट्स एंड एंडोक्रिनोलॉजी है वो चला रही है। एक आइडियाज़ का प्रोग्राम है। आइडियाज़ का प्रोग्राम है जिसमें स्कूल के टीचर्स को हम लोग सिखाते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की केयर के बारे में, कैसे उनको मैनेज करना है। तो वो डायबिटीज़ केयर टीम और डायरेक्टली स्कूल को बताती है, उसमें पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैसे ही एक बेस्ट प्रोग्राम है जो बेसिक एजुकेशन सीरीज है डायबिटीज़ का, जो नए टाइप 1 डायबिटीज़ की फैमिलीज है उनको हम सिखाते हैं, तो वो अच्छा सीख पाते हैं, तो बाकी बाकी जो बच्चे की केयर है वो अच्छा कर पाते हैं और जो कम्युनिटी में अवेयरनेस है वो भी वो स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये सब अगर हम डायबिटीज़ केयर टीम, पेरेंट्स और स्कूल, ये तीनों जब एक साथ अच्छा एफर्ट करते हैं तो केयर बहुत अच्छी होती है। इन तीनों लिम्ब में से अगर एक भी लिम्ब कमजोर होता है तो फिर स्कूल की केयर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही जो बातें हमने बताया कि स्पैड ने बताया जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो उसी का ये प्रोग्राम है आइडियाज़, ये इस पे चलाती है। तो आप जो अनिल जी हैं उनके कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। ये हर महीने होता है, तो उसमें आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ आप अपने स्कूल के लोगों को बोल सकते हैं, टीचर्स को बोल सकते हैं और वो उससे सीख सकते हैं। जब उनका पर्सनल सवाल तो डॉक्टर से बात भी कर सकते हैं। तो ऐसा करेंगे तो सारे स्कूल्स में अवेयरनेस होगा तो बच्चों की केयर अच्छी हो पाएगी। ये एक डिजीज़ डायबिटीज़ केयर का जो प्लान है उसमें हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्लान बोलते हैं, डीएमपी। तो उसका एक फॉर्मल आपके पास पेपर होना चाहिए। जो डायबिटीज़ केयर टीम है वो कि बच्चे का पूरा डिटेल्स, उसके बाद कितना इंसुलिन लगना है बच्चे को, कितना शुगर आने से क्या एक्ट करना है, सप्लाई स्कूल में कहाँ रखी जाएंगी, स्कूल में कौन जिम्मेदार आदमी है जिससे कि हम बात कर सकते हैं, पेरेंट्स में जिम्मेदारी कौन लेगा, जिसका नंबर हर समय अवेलेबल रहेगा स्कूल से बात करने के लिए। ये सब चीज़ें इसमें रहती है। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जितना सिंपल आप बना सकें जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन सारा आ जाए, आप अपने अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं और स्कूल में उसको दे सकते हैं। और जब भी आपको लगता है कि कुछ ऐड करना है या घटाना है तो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है उसका बस। ये कुछ जो लीगल हमारे पास बैकअप है कि सीबीएसई का एक सर्कुलर आ रखा है कि एग्जाम सेंटर में बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए केयर के लिए जो चीज़ चाहिए वो एग्जाम में लेके जा सकते हैं। तो ये सर्कुलर आया हुआ है बहुत पहले। रिसेंटली अभी एनसीपीसीआर है। एनसीपीसीआर होता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो बच्चों के केयर के लिए लीगल बॉडीज में सबसे सबसे बड़ी बॉडी है। मतलब जैसे आप समझ सकते हैं कि आपने अगर सोचा होगा कि पॉल्यूशन के लिए एक बहुत बड़ी बॉडी है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो वो संवैधानिक संस्था है, वो गवर्नमेंट को भी नोटिस भेज सकती है कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट को, मिनिस्टर को भी वो सम्मन कर सकती है बुला के कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो आपको ये इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आपके वो फाइन लग जाएगा।
वैसे एनसीपीसीआर भी बच्चों के संदर्भ में जो भी बात केयर की बात होती है, तो उसमें एनसीपीसीआर संवैधानिक संस्था है, वो किसी को भी नोटिस भेज सकती है। तो उन्होंने अभी हाल में ही हुआ था कि अपने बहुत सारे लोगों में, जिसमें हर्षजीत थे, बहुत सारे लोगों ने मिलकर उन्होंने एफर्ट किया, तो वहाँ से एक नोटिस उन्होंने रिलीज किया था। तो सारे स्टेट्स के एजुकेशन मिनिस्ट्रीज को और एजुकेशन बोर्ड्स को उन्होंने भेजा कि टाइप एंड डायबिटीज एक कंडीशन है जो हमारे देश में बहुत सारे बच्चों को, लाखों बच्चों को है, तो स्कूल में बच्चों को क्या क्या केयर मिलनी चाहिए, उनकी केयर कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने सारे एजुकेशन बोर्ड्स को नोटिस भेजा हुआ है। तो उस नोटिस के बेसिस पे अगर हमको हमारे सारे एफर्ट लगाने के बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये नोटिस हम स्कूल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपको वो पेपर पे डिनाई नहीं कर सकते थे कभी भी, वो आपको ऐसी टाल मटोल कर सकते हैं, पेपर पे कभी भी डिनाई नहीं करेंगे। तो ये लीगल बैकअप हमको हेल्प करता है। तो यही चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अगर कोई भी सवाल हो तो उसके बारे में हम स्कूल के बारे में बात कर सकते हैं। हेलो हेलो। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ 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 हुआ बस अभी मेरा म्यूट हुआ था। अभी आपने किया क्या? हाँ जी सर, वो बीच में कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया था हाँ तो हाँ ठीक है। हाँ, सो आई हैव कंटिन्यू। सो अभी मैंने जो आपको बताना था स्कूल की केयर के बारे में, कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और हमारे पास लीगल बैकअप क्या है, उसके लिए क्या-क्या सपोर्ट लेवल्स हैं। सपोर्ट लेवल्स में कुछ-कुछ मैंने बताया, आप समझ लीजिए कि सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट ग्रुप होता है कि आपके जो बाकी फैमिली ग्रुप्स हैं, बाकी जो टाइप एंड डायबिटीज़ फैमिली है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट ग्रुप होता है। सब मतलब बहुत इम्पोर्टेंट एक फ्रेमवर्क है। उसके बाद में जैसे फाउंडेशंस हैं जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट काम कर रही है, जैसे कि योगदान फाउंडेशन है जो आपके बहुत सारी फैमिलीज़ के लिए इतने सालों से काम कर रही है, वो उनसे आप कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजी एक पीडियाट्रिक एंडोक्रिन के डॉक्टर्स जो कि टाइप एंड डायबिटीज़ को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो उनसे आप सपोर्ट ले सकते हैं। और बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप इंडिया में चलते हैं जो कि टाइप एंड डायबिटीज़ की फैमिलीज़ ने जो अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने ही शुरू किया हुआ है, और वो सबकी मदद करते हैं। तो उनकी मदद आप ले सकते हैं और बच्चे को अच्छी केयर दे सकते हैं स्कूल में। तो यही मुझे बताना था। इसके अलावा जो भी किसी का स्पेशल सवाल होगा स्कूल से रिलेटेड, तो हम उसको ले सकते हैं बाद में। थैंक यू सो मच डॉक्टर लोकेश जी, आपने काफी चीजों पे अच्छी जानकारी दी और ये जरूर हमारे बच्चे और पेरेंट्स ने ध्यान से सुना होगा। और एक चीज जो आपकी बहुत अच्छी लगी, इवन ये सभी पेरेंट्स को समझना चाहिए कि जैसे टाइप 1 डायबिटीज हमारी जब फैमिली में एक बच्चे को हुई थी तो हम काफी ज्यादा किस तरीके का माहौल बन गया था, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। ऐसे जब किसी स्कूल में या किसी मतलब टीचर्स को, स्टाफ को जब पता लगता है कि बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है और उस पर ये जिम्मेदारी आने वाली है, तो वो भी ऐसे घबरा जाती है। तो हर फर्स्ट टाइम में हर कहीं ना कहीं ऐसी घबराहट होती है, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि लड़ करके उनके साथ अपने बच्चे की केयरिंग के ऊपर प्रेशर दिया जाए। अच्छा है कि उनको समझाएं चीजों को, जैसे हमने चीजों को एक्सेप्ट किया वो भी एक्सेप्ट करेंगे। उनके लिए भी कुछ दिनों के बाद बच्चा वो नॉर्मली दूसरे बच्चों की तरह स्कूल में लीड कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश जी, आपने इसके बारे में काफी अच्छे और विस्तार से बताया। और भी कोई बच्चे जो इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आज हमारे साथ पैनलिस्ट में है डॉक्टर ज्योति मैम, डॉक्टर अंजू वर्मानी मैम, जितेश भी है जिन्होंने कई चीजों को फेस किया और आगे बढ़े, और डॉक्टर लोकेश सर भी है। ज्योति मैम, आपका शुक्रिया बहुत बहुत जुड़ने के लिए दोबारा। और मैं आपसे इस टॉपिक में थोड़ी राय जानना चाहूंगा, क्योंकि कई साइकोलॉजिकल ऐसे इश्यूज होते हैं जो पेरेंट्स आपके पास लेके आते हैं, स्कूल के बारे में शिकायत करते हैं, सोसाइटी के बारे में करते हैं। तो ऐसी कैसी समस्याएं आती हैं और क्या उनको ऐसा कुछ करना चाहिए इस चीज को टैकल करने के लिए? यस। थैंक यू अनिल जी, एंड थैंक यू डॉक्टर लोकेश शर्मा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे आपने टच किया, क्योंकि सबसे पहले यहाँ जितने भी पेरेंट्स हैं उनको इस पे ध्यान देना चाहिए कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम बहुत जल्दी सोचते हैं स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट पेरेंट्स की हमारी तरफ से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो एक एक करके पकड़ें, फिर हम औरों से एक्सपेक्ट करें कि वो अपना रोल करें। तो दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलती हैं ना, एक तरफ से नहीं बात बनती। मेरे को आपका लेक्चर सुनते सुनते डॉक्टर साहब एक थॉट आई, और मैं वो क्वेश्चन जितेश आपको देना चाहूंगी। आपने कहीं पे बोला कि मैंने अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया, जी मैम। ठीक है। उस वक्त क्या इमोशंस थी जब आप स्कूल में थे? कौन सा साल था जब शायद आप 10वीं 11वीं में थे?
और क्या थॉट्स थी कि आपने कहा मैं नहीं बताता? आई रिग्रेट कि आपने नहीं बताया, मैं उसको कुछ भी नहीं, उसको तो पास्ट है, लेकिन क्या थॉट्स थी जिसकी वजह से नहीं बताया? मैम एक बेसिक रीजन यही था कि उस टाइम पर मैं नया नया डायग्नोज हुआ था, तो आसपास जब भी किसी को पता चलता था तो हर कोई बोलता था हो इसको तो इंसुलिन लेनी पड़ेगी, अरे बच्चा कौन है सा तो लाइफ साल था टाइम आपने इंसुलिन का, कर। कौन सा वर्ष था? मैम इट वाज अराउंड 2015। ठीक है। हम्म। तो मैम जिसको पता चलता था वो कहते थे ये तो पूरी लाइफ टाइम इंसुलिन पे जाएगा, इसका क्या होगा, ये तो हम्म। बहुत छोटी एज में है। हम्म। इसकी वजह से मैम खुद ही थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था। एंड बाद में 9th स्टैंडर्ड में तो किसी फ्रेंड्स को मैंने बताया नहीं था। 11th 10th में मेरे 81% थे, थोड़ा एवरेज तक आ गया। 11th में जब मेरी रैंक 3 आई, एंड 12th में मेरे बोर्ड में 96% थे, एंड एंट्रेंस भी क्रैक हो गया था। तो तब हम्म। मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया था कि मैं टाइप 1 डायबिटिक हूँ। हम्म। उस टाइम पर आसपास एक ग्रुप में भी थोड़ी रिस्पेक्ट मिलनी स्टार्ट हो गई थी कि जेई क्रैक कर लिया है, मेंस क्रैक कर लिया है। तो उस टाइम पर फिर वो सारे आसपास साथ में बैठते थे, साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते थे, सारे डाउट्स क्लियर करते थे। तो तब वो अगर दूर जाना भी चाहे तो मेरे पास एक अट्रैक्शन फोर्स थी कि मेरे पास नॉलेज है, रैंक है, मेरे पास हम्म। डेजिग्नेशन है। हम्म। ये चीज़ मेरे को काफ़ी पहले बता देनी चाहिए थी, बट मैंने नहीं बताई, कॉन्फिडेंस नहीं था इतना। मुझे लगता था कि ये सारे दूर चले जाएंगे। हुआ भी ये था, स्टार्टिंग में थोड़े टाइम के लिए सारे दूर हो गए थे। कोई लंच नहीं करता था साथ में बैठकर, क्योंकि सबको डर लगता था कि ये इंसुलिन लेता है, इंसुलिन क्या है, बच्चों को पता नहीं होता था इस बारे में। बाद में जब मैंने बताया कि मैं टाइप 1 डायबिटिक हूँ, दूर गए। बट बाद में फिर रिजल्ट आ गया था हमारा मेंस का, मेरी ऑल इंडिया रैंक आ गई थी। एंड फिर स्पोर्ट्स भी हमने, नीचे फिजिकल एजुकेशन थी, फिजिकल एजुकेशन में 99 थे सीबीएसई के बोर्ड्स में, 100 में से। तो फिर सारे एक साथ ही जाते थे, सब कुछ एकदम एक अच्छा ग्रुप सर्कल मेरा बन गया था। आपने रिलेटिव्स में भी बताया और कुछ से छुपाया? मैम रिलेटिव्स में मेरे पेरेंट्स को और सिर्फ ब्लड रिलेशंस को ही पता था, और वो भी उनको एग्जैक्ट नहीं पता था असली चीज़ क्या है। वो सिर्फ मैं और मेरे फादर थे। मेरे फादर कहते थे बता दे, अपने ही लोग हैं, सारे के सारे हेल्प ही करेंगे, कुछ सीखने को ही मिलेगा। मैं कंफर्टेबल नहीं था तो मैंने नहीं बताया था। और जब आपने सबको बता दिया एक टाइम पे, जब आपकी एंट्रेंस भी क्रैक हो गई और सब कुछ, उसके बाद आपको कैसा लगा? बताना ठीक लगा या नहीं? मैम आज की डेट पे क्या लगता है बता के? मैम इट वाज एब्सोल्युटली राइट डिसीजन। हम्म। बिकॉज ठीक है, वो स्टार्टिंग में उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा हिचकेंगे, वो थोड़ा सा पीछे होंगे, बट अल्टीमेटली मेरे लिए भी और पूरी टाइप 1 कम्युनिटी के लिए बेटर है कि एक सोसाइटी में एक नॉलेज हो, इंफॉर्मेशन हो, इस चीज को लेकर लोग बात करें, इस चीज को लेकर लोग पीछे छुप के दब के ना रहे। किसी के पास कुछ अच्छा होगा तो वो शेयर ही करेगा। हम्म। ये एक राइट डिसीजन था। एंड अब मैं सेफ हूँ कि चलो बाय चांस कभी थोड़ा शुगर लेवल ऊपर नीचे होता भी है तो मेरे लोग अपने पास हैं, सबको सबके साथ हूँ मैं। थोड़ा बहुत मेरे को कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा, सब कुछ मिलके कर लेंगे साथ में। हम्म। तो मैम ये एक राइट डिसीजन था, मेरे को काफी पहले बता देना चाहिए था। क्या आज आप और कोई टाइप 1 डायबिटिक की मदद करते हो? अ, मैम मैं योगदान फाउंडेशन में ही वॉलंटियर करता हूँ। परफेक्ट। एंड जिम्स हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट है, मैं जिम्स हॉस्पिटल में ही कंसल्टेशन के लिए जाता हूँ डॉक्टर के पास। सो वहाँ पे जितने भी जिम्स हॉस्पिटल में वाईडीएफ सबसे पहले मैं ही गया था। एंड फिर मेरे साथ ही 4-5 लोग और गए थे, टोटल हम 8 बच्चे थे शायद से। और वहाँ जाने का पूरा प्रोसीजर, पूरा प्रोटोकॉल क्या होता था, कैसे वहाँ पे डायरीज बनती है, वहाँ पे जाना भी काफ़ी मुश्किल है यहाँ से। 4 घंटे मेरे को लगते हैं जाने में, आई थिंक। और आगे भी आपके पास प्रॉपर कन्वेंस नहीं होता है, वहाँ पे ऑटो या ई रिक्शा इतनी नहीं है, मेट्रो स्टेशन के बाद भी थोड़ा रूरल एरिया, रिमोट एरिया है वो। वहाँ पे जो पूरा प्रोटोकॉल था, प्रोसीजर था, वो मैंने ही सबको आके बताया था। और उस टाइम पर जो भी वहाँ पर जाता था तो कोई भी किसी भी टाइम कॉल कर लेता था मेरे को, तो मैं बता देता था। ठीक। मैंने ये सवाल पूछे और मेरे 2 पॉइंट्स निकलते हैं इससे। मैं परसों एक मदर का पॉडकास्ट सुन रही थी, जो जिसके 2 बेटे हैं जो टाइप 1 डायबिटिक है। तो उन्होंने बोला कि जो मेरा बड़ा बेटा है वो क्लास ग्रेड 5 में था और तब तक वो नहीं बताता था
तो उसको टेस्ट करना है, पीछे कहीं कॉर्नर स्कूल में जगह ढूंढनी या नर्स के उसमें जाना, मेडिकल रूम में, और वो किसी को बताना ही नहीं चाहता था, कुछ कह के निकल जाता था क्लास से, रिसेंटली डायग्नोस्ड। वो प्रेशर इतना बिल्ड हुआ कि उसने खुद ही अपनी मदर से एक दिन कहा कि आप स्कूल आओ मेरी क्लास में, मैम से बात करने, और मैं कुछ वहां पे बोलना चाहता हूँ बच्चों से। तो मदर भी थी, क्लास टीचर थी, और ये बच्चा आगे जाके फ्रंट पे खड़े होकर कहता है कि मैं आप सब बच्चों को बताना चाहता हूँ कि मैं बार बार जो जाता हूँ, शायद वॉशरूम भी जाता था बार बार फ्रिक्वेंटली, ये इसलिए क्योंकि आई एम अ टाइप 1 डायबिटिक। देयर वाज साइलेंस इन द क्लास फॉर 30 seconds मे बी। ये मदर की स्टोरी मैं सुना रही हूँ। एंड देन वन गर्ल पुट अप अ हैंड एंड सेड, आई वांट टू आस्क समथिंग, आर यू गोइंग टू डाई? राइट, grade 5. So he said, nothing will happen to me. I will be absolutely fine if I eat well, if I take my insulin, and if I exercise well. I will be perfect. But I should never play with my diabetes. मतलब हिंदी बताती हूँ कि अगर मैं इंसुलिन लूँ, एक्सरसाइज करूँ, ठीक से खाना खाऊं, तो मुझे कुछ नहीं होगा, और अगर मैंने ये सब चीजें हिला दी तो किसी को भी कुछ हो सकता है। ठीक है ना? हमारी लाइफ में बच्चों ने उसको इतना प्यार देना शुरू करा और इतने प्यार से उसके साथ हमेशा रहना शुरू करा फ्रॉम डे 1। ठीक है ना? और उसका फियर उसको नीचे को खींच रहा था, उसको स्कूल जाने में भी डर लगता था, उसको लगता था मेरे को आज भी जाके ये चीजें छुपानी है अपने बैग में, कोई देख ना ले। तो फियर कितना टाइम आपका लेता है माइंड में, कितनी स्पेस लेता है। ठीक है ना? सो द पॉइंट आई वुड लाइक टू कंक्लूड ऑन इज दैट अपनी इमोशंस को एक चाय के कप की तरह समझो। अगर चाय का कप आधा भरा है, पूरा भरा है, और तीसरी मैं अभी बताती हूँ, अगर हम तो हम क्या करना चाहिए, डायबिटीज घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, हम औरों के लिए तो कुछ करने की सोच भी नहीं सकते, हमारी तो अपनी जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। चाय का कप अगर भरा है, मेरी इमोशन से मैंने अपनी डायबिटीज को एक्सेप्ट कर लिया, मैं अपनी देखभाल खुद ठीक से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरी लाइफ एक पैटर्न पे चल रही है। लेकिन जिस दिन ये इमोशंस का चाय का कप, इमोशंस का कप ओवरफ्लो करता है ना, फिर हम सबके पास औरों को देने के लिए कुछ होता है। नाउ you've reached that stage where you can contribute to the life of other type 1 diabetics by being available. आप आज उनके लिए हो, है ना? कि कोई हेल्प चाहिए, मैं हूं। आप बड़े हो बहुत बच्चों से, तभी आप कहते हो कि आज YDF से जुड़ के कितना अच्छा लगता है। ठीक है ना? तो हमेशा ये जो छोटी छोटी चीजें जो हमें पीछे को खींचती हैं, इनको समझना, इनके बारे में चर्चा करना, इसीलिए ये फोरम्स बने हैं, जब हम लोग यहाँ जुड़ते हैं ना, इसीलिए। तो अब ये बच्चों को हम ओपन फोरम करते हैं कि कौन से बच्चे हैं जिन्होंने नहीं बताया अभी तक। कोई ऐसा बच्चा है यहाँ ग्रुप में जो अभी भी इन इमोशंस के साथ, क्योंकि ये स्कूल चैलेंजेस जो डॉक्टर लोकेश शर्मा ने लिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पेरेंट्स की है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की भी है। मैंने तो एक टाइम ऐसा देखा हुआ है जब ग्लूकोमीटर स्कूल में शेयर हो रहा था, स्टाफ का किसी को चेक करनी थी, उसने सोचा 1 मिनट इस बच्चे का ले लें, ठीक है, और नीडल नहीं चेंज करी। राइट? तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो चीज आपके बैग में है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ठीक से अपने नाम का लेबल लगा के ले जाएं अपनी चीजों को। और अगर कोई देखना चाहता है, एक बारी दिखा दो, जितना छुपाओगे बच्चों को, औरों को एंजाइटी होगी। दिखा दो, ये मेरी चीजें, ये मेरी मेडिकल चीजें हैं, ये मुझे चाहिए, ये मेरी दवाई है। ये बच्चे बहुत स्ट्रांग होते हैं बाकी भी, और बहुत प्यार देना चाहते हैं, आता है इनको, तो हमें वो सपोर्ट लेना है। तो चलो बच्चों, अगर कोई ऐसा बच्चा है इस ग्रुप में जिसने अभी नहीं बताया, तो हमें बताओ। और जिसको कोई प्रॉब्लम भी आती है बताने के बाद, ये फोरम इसीलिए बना है। कोई मदर जो इसके ऊपर चर्चा करना चाहे, वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, बता सकता है। अगर अब भी कोई बच्चा ऐसा है कि जिन्होंने नहीं बताया अपने नियर बाय आसपास फ्रेंड सर्कल में, टीचर्स को या फैमिली में। ऐसा बच्चा है जिसकी ग्लूकोविट कोई खा जाता है या उसका खाना भी खा जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया के लिए आपने कुछ मीठा रखा, वो भी दूसरे बच्चे खा गए, कोई ऐसा इंसिडेंस आपके साथ हुआ है? बताओ।
मैम इस टॉपिक पे मैं कुछ शेयर कर देता हूँ कि हाँ श्योर। मैं जब भी मैम मैं स्कूल जाता था तो मेरे पास 2 लंच बॉक्सेस होते थे। एक लंच बॉक्स वो जो मैं क्लासरूम में सबके साथ करता था, क्योंकि हम ग्रुप में बैठ के लंच करते थे, शेयर करते थे सारे के सारे। तो उस पे मैम अगर किसी को ज़्यादा भूख लग रही है तो मेरा लंच गया। कई बार ऐसा होता था कि हमारा गेम्स का पीरियड है या हम कंप्यूटर लैब में जाना है, पीछे से बैठ के बंक करके लंच खा रहे हैं और वो रिसेस के टाइम पर मेरे पास कुछ बचा नहीं, तो हमेशा 2 लंच बॉक्स कैरी करता था। एक वो जो ग्रुप के साथ करूंगा, एक मेरा अपना। वो किसी को पता नहीं होता था, वो मेरा बैकअप कोटा रहता था कि बाय चांस अगर ये मेरा हिल गया या ये कोई ले गया, मेरे पास एटलीस्ट कुछ होना चाहिए, नहीं तो मैं तो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाऊंगा फिर से। तो 2 लंच बॉक्सेस कैरी करता था, एक जो मेरे पास रहता था और एक वो जो मैं फ्रेंड्स के साथ करता था। कभी फ्रेंड्स नहीं आए तो भी वो मैं लंच बॉक्स में करता था, एक जो बच गया वो घर ऐसे एज इट इज आ जाता था। तो 2 लंच बॉक्स कैरी करने ज़रूरी है। हम कम्युनिटी में है तो कम्युनिटी के साथ चलना पड़ेगा। सो यस, मैं 2 लंच बॉक्सेस कैरी करता था, एक बैकअप के लिए और एक फ्रेंड सर्कल के लिए। तो उससे आपका मन शांत रहता था ना कि मेरी अगर प्रॉब्लम हो गई तो मुझे कहीं भागना नहीं पड़ेगा, मुझे दोबारा खाना चाहिए होगा। पहला टिफिन तो दोस्त खा लेते थे साथ में। मैम वो होता ही होता था। था, कभी आया ही नहीं मैम लंच बॉक्स वापस। हम्म। रेयरली ऐसा हुआ है कि आ गया, नहीं तो दो ये शायद खत्म। उस वक्त की बात है कि उस जितेश ने अपने फ्रेंड सर्कल में बताया नहीं होगा कि टाइप 1 डायबिटीज है मुझे और मेरे लिए लंच कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये शायद बताता तो बच्चे भी एक्स्ट्रा लंच लेके आते और जितेश को देते कि हाइपो नहीं होना चाहिए। जी सर, मेरे को एक काफ़ी पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं टाइप 1 हूँ, सो दैट कम्युनिटी में एक अवेयरनेस ज़रूर होती। इस बारे में लोग बात करते हैं, हो सकता है मेरे जैसे कुछ और भी हो वो भी ना बताते हो। यस, बता देना चाहिए था पहले, एटलीस्ट एक इनिशिएटिव लेने का मेरे पास चांस था जो मैंने स्किप कर दिया। चलो हमारे बाकी बच्चे इस चीज से सीखेंगे और अपने ग्रुप में सबको बताएंगे ताकि उनके लिए कुछ ना कुछ वो फ्रूट्स लेके रखें उनके फ्रेंड्स। ये सर। मैम प्लीज कंटिन्यू। आपका म्यूट है। कोई कुछ शेयर करना चाहता है? मैम छोटी सी एक चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा उन पेरेंट्स के लिए कि शायद जो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं टाइप 1 डायबिटीज के, 4-5 साल 6 साल और शायद 10 साल के भी हो जाते हैं, 12 साल के भी जाते हैं, और उनका प्यार इतना ज्यादा होता है कि वो स्कूल ही नहीं भेजते उन बच्चों को, कहीं उनका किसी प्रकार से कोई समस्या पैदा ना हो जाए। इस वजह से उनको ये नुकसान शायद दिखना बंद हो जाता है कि अगर एजुकेशन नहीं होगी तो बच्चे भविष्य में क्या करेंगे। तो आज भी अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको इतना प्यार तो मिला है लेकिन वो प्यार कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक बन रहा है हमारे एजुकेशन लेवल पे, स्कूल ज्वाइन नहीं किया है, हमारी उम्र ज्यादा हो गई है, तो जितेश की बातों को थोड़ा सा ध्यान दें कि 8वीं 9वीं 10वीं तक, जो 9वीं क्लास तक थे, कितने रैंक कम थे, कम मार्क्स थे, लेकिन उसने वापस जब चीजों को समझ लिया, उसने 16-16 घंटे 20 घंटे पढ़ाई करी और वो आगे निकला और आज ऐसे मुकाम पे है कि जितेश खुद कई बच्चों को वॉलेंटियर भी कर रहा है और दूसरे बच्चों की हेल्प भी कर रहा है। तो बच्चों, अगर ऐसा आप में से कोई बच्चा है जिन्होंने अभी तक स्कूल ज्वाइन नहीं किया है, टाइप 1 डायबिटीज को कारण बना है, तो आप आगे बढ़े, स्कूल ज्वाइन करें, चाहे क्लास फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, और एजुकेशन को जहां से स्टार्ट करोगे हो सकता है आपको 16-17 घंटे ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, पर करो, लेकिन आगे निकलोगे, भविष्य आपका हाथ खोल करके स्वागत करने के लिए तैयार है। तो अब हम चलते कशिश आपको, कशिश आप शेयर करना चाहोगे स्कूल में कैसे रहता है? यस मैम। मैम कैमरा ऑन कर दो बच्चे। यस मैम। मैम मैं अपनी इंसुलिन अपने साथ लेके जाती हूँ और अगर मेरा शुगर कम होता है तो मैं अपनी बैकअप अपने साथ रखती हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। यस कशिश, आप कुछ कह रहे हैं? संचिता कुछ कहना चाह रही है? संचिता?
मंतशा, आप कुछ शेयर करना चाहोगे? हेलो। गौरवित हेलो। के पापा। हाँ जी, बताइए। हाँ मैम, मैं प्रतीक्षा की मम्मी बोल रही हूँ। प्रतीक्षा ट्यूशन गई हुई है मैम, मीटिंग मैं ज्वाइन कर रही हूँ। हाँ जी, कैमरा ऑन कर सकते हैं? है वे? नहीं मैम, कैमरा ऑन नहीं कर सकती, मैं बाहर हूँ। हाँ, बताएं। जी मैम। मैं प्रतीक्षा के स्कूल में सबको बताया, प्रिंसिपल को भी बताया, मैं और बच्चों को भी बताती हूँ प्रतीक्षा को टाइप 1 डायबिटीज है। तो वो सब इसका ध्यान भी रखते हैं और ना कोई टिफिन इसका छेड़ता है। और बल्कि अपना भी शेयर करते हैं। और जैसी इसको शुगर लो होती है, टीचर के पास जाते हैं कि मैम इसको ना शुगर लो लग रही है, सर में दर्द है। तो टीचर तभी उसको बोलती है आप अपनी शुगर चेक करो, क्योंकि ये थोड़ा शर्माती है, टीचर से डरती है कि मैं कैसे बताऊं। तो जो उसके फ्रेंड है ना, वो उसकी बहुत हेल्प करते हैं। वो बहुत जरूरी हो जाता है, उससे फिर कई बार तो लिटरली जान भी बच जाती है। जी मैम। नैतिक, आर्यन, और कोई बोलना चाहेगा? गौरवित। यस मैम। मैम एक चीज की जानकारी। हेलो। हेलो। जी बताएं। बोलिए बोलिए। मंत्रिका का मम्मी बोल रहे हैं सर मैम। जी हेलो। मंत्रिका का मम्मी बोल रहे हैं। बताइए। आवाज आ रही मैम? आ रही मैम है। ये सुई लगवाने में बहुत नखरे कर रही है। सुई नहीं लगवाती है मैम, बहुत ज्यादा की चिचड़ी हो रही है। आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं थी, फिर से बताएंगे? मैम ये सुई नहीं लगवाती है मैम। हाँ, तो यहीं पे तो फिर। सुई लगवाने में बहुत नखरे करती है। हाँ, तो यही तो आपने आवाज। जितेश से सीखना है कि उसको वाईडीएफ में लाएं और सब बच्चों के सामने लगवाएं, तो उसको भी जी कॉन्फिडेंस रहेगी। जी जी मैम ठीक। मंतशा के बारे में बताओ आप कुछ। स्कूल जाती है ये? नहीं मैं सर, सोमवार से कल से एडमिशन करवा रखे हैं, कल से जाएगी। कौन सी क्लास में जाएगी? ये 3 में लिए हैं। और कितने साल की है? 16 साल की है। तो क्यों वो नहीं लोग भेजा कह रहे अभी अभी तक आपने? अभी वो लोग कह रहे हैं अभी कि अभी सोमवार को आना, हम बताएंगे एडमिशन करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए 16। ज्योति मैम, एक बच्चा निकल आया है ऐसा जो अभी तक स्कूल नहीं गया है। जी सर, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग सोचेंगे, अभी टाइम दो। क्योंकि अब बच्चा 16 16 साल का है साल ना। की है? जी और 16 साल की लड़की है। आता नहीं होगा ना अभी, पढ़ना लिखना आता है? हाँ ऐसे तो अपना नाम वाम लिख लेती है, ऐसे पढ़ लेती है, उर्दू जाती है, मदरसा मदरसा में जाती है, गीता पढ़ती है। हम्म। गीता पढ़ लेती है। आप हम लोग। कल जाके अभी उसको एडमिशन देते हैं, तो आप लीजिए एडमिशन सबसे पहले। वो लोग कह रहे हैं ठीक है, हम लोग देखे सोचेंगे। सोचेंगे क्योंकि आपने लेट कर दिया, जी 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 मैम। बहुत बहुत लेट कर दिया है ना। तो अब इस जी चीज को ठीक करिए। बच्चा थोड़ा बहुत, मतलब इतना तो पढ़े कि अपने को संभाल ले। एक चीज बताओ, ये इंजेक्शन आप ही लगाती हो अभी तक 16 साल की लड़की को? जी मैं ही लगाती हूँ, ये नहीं लगाती है खुद नहीं खुद लगाया अभी से। तक? नहीं बोलती है, मुझे डर लगता है। और कितने साल हो गए डायबिटीज हुए हुए? ये इसको जब 4 साल की थी तब हुआ था, अभी 16 साल की हो गई। 12 साल से आप लगा रहे हो? जी जी ठीक है। आप इस सेशन के बाद अनिल जी से बात करो, योग ध्यान आइए। जी ठीक है, जी वो जी बताएंगे तरीका कि जी कैसे आपने करना है। ठीक है। जी मैम। आपने ये एक माँ होके ये सोच लिया है कि मुझे कभी कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मैं हमेशा वहां रहूंगी दिन में 4 बार टीका लगाने के लिए। ऐसा ही है? मैं कुछ कर भी नहीं पाती हूँ मैम, इसके चक्कर में ये हम्म। खुद ही अपना नहीं ध्यान रखती है, हमें को ध्यान रखना पड़ता है। नहीं, घर पे ना रहूं तो मीठा खा लेती है। इस सब चीजों परेशान को। बहुत करती है मैम, मीठा खा लेती है। हम्म। मंतशा की मम्मी, ऐसा है, जी एक खाली दिमाग शैतान का घर।
अगर कोई 12 साल से बच्चा घर में सही है, बंधा सही। हो, जिसको कभी उसके पेरेंट्स ने स्कूल नहीं जाने दिया हो, जिसको कभी जिम्मेवारी दी नहीं गई हो, जिसको नॉर्मल बच्चे की तरह जीने का हक नहीं दिया गया हो, तो वो तो चिड़चिड़ करेगी ना। उसको योग ध्यान फाउंडेशन जी लाएंगे जी और वो और बच्चों को लगाते हुए जी देख, तब तो हिम्मत पकड़ेगी। पर उससे पहले थोड़ा सा तो आपको भी पेरेंट की जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी ना, कि हम बच्चे को कुछ आजादी तो दें, उसकी चिड़चिड़ाहट को ना जी देख के देखें। और आप कह रहे हैं कि वो जी चीनी खाती है या मीठा खा लेती है, तो खा ले, आपके दोस्तों के घर जाके खा लेती है। आपके घर में मीठा है कुछ? मीठा हम नहीं रखते हैं मैम, ये आप अपना नहीं दोस्त के रखते घर हैं, जाके खा लेती है। ठीक। तो वही बात हो जी जाती है ना, कि उसको 12 साल तक तो बंदी बना के रखा, तो अब उसको थोड़ा उड़ने दीजिए, उसको ये जिम्मेवारी दीजिए, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। अनिल जी आपके साथ हैं, आपकी मदद करेंगे, जी और योग जी ध्यान मदद करेगा, बिकॉज हर बच्चा उस संस्थान को ताकत देता है, तो उस ताकत से फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। पूजा जी कुछ बता रही है? जी हाँ जी। पूजा मैम। Hey ma'am, good afternoon ma'am. Ma'am, actually my daughter has been diagnosed about 1 month back. जी। Uh, yes, तो हम लोग इधर सहारनपुर यूपी में है। हाँ जी। तो मैं ये जानना चाह सहारनपुर यूपी से है। हम्म। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इधर भी कोई इस तरह का फाउंडेशन है जो हम ज्वाइन कर सके, जिससे हमें हेल्प मिल सके, कभी कुछ गाइडेंस चाहिए हो तो मिल सके। देखिए पूजा जी, बिहार से बच्चे आते हैं, जम्मू कश्मीर के भी बच्चे महीने 3 महीने में एक बार आ जाते हैं, तो सहारनपुर बिल्कुल दूर नहीं है। अगर आप, और इसका आप समझ लो कि वो वहाँ पे सेंटर आप ही नहीं खोल रहे, जी ठीक है? तो ठीक उसके लिए है। आप मेहनत करें। आज आपकी मेहनत होगी, कल के हम्म, लिए शायद उन बच्चों के लिए वो सेंटर वहां मिलेगा, जैसे आज पूजा जी को शिकायत है कि वहां पे होना चाहिए। तो सीखें, योगदान फाउंडेशन में आके एफर्ट करें, बहुत आपकी हेल्प होगी, ठीक है। और आप वहां पे हेल्प करेंगे। ठीक है? इंडिया को हम नहीं चलाना है पूरी तरीके से, ठीक है? ठीक है। फिर आपको अगर और हमें कोई हेल्प चाहिए हो तो हम किससे कांटेक्ट कर सकते आप हैं? मुझसे कांटेक्ट करिए, मेरा नंबर मैं ओके। आपको चैट पे दे देता हूँ, ठीक है? और हाँ जी बेझिझक यहाँ पे आइए, संडे भी कैंप होता है उसमें भी आइए, मंडे छुट्टी होती जी है, जी 6 डेज ओपन है। अपने कंफर्ट के हिसाब से भी आ सकते हैं, बच्चे के डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके आना, डॉक्टर्स की हम्म। प्रिस्क्रिप्शन लेके आना, और बच्चे को जरूर जी साथ में लेके आना। जी जी सर, प्लीज आप अपना फोन नंबर जरूर शेयर करिएगा। जी जी बिल, और आपका धन्यवाद कि आपने मीटिंग ज्वाइन करी और इस चीज को थैंक यू समझा, सर। दूसरे तक पहुंचाया। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, इट वाज ऑल आवर प्लेजर। थैंक यू। आपके कांटेक्ट में और पेरेंट्स हैं वहाँ जिनके बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज है? मैम एक्चुअली वी आर कनेक्टेड विद द डॉक्टर इन देहरादून। तो अभी अभी हम उन्हीं से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे और कौन कौन से पेरेंट्स हैं जिनसे हम कांटेक्ट कर सके, जिनसे हम गाइडेंस ले सकें इस बारे में, अभी एक और ही। जो जो लोग हमें हेल्प कर सकें। जी, अभी हम यहाँ पर हम अभी हम खुद को ही जानते हैं कि वी आर द वन, बट ये है कि कुछ लोगों के फोन नंबर्स हमने इकट्ठे किए हैं, उनसे हम बात भी कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को भी थोड़ा, जो हम लोगों के मन में जो फियर्स हैं, हम उनको भी थोड़ा सा इराडिकेट कर सकें, और थोड़ा और गाइडेंस, ताकि थोड़ा लाइट रहेगी तो फिर हम भी उस चीज में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। आप आपने चैट बॉक्स से मैम का सर का नंबर ले लिया? ओके, थैंक यू सो मच। आप अनिल उन्होंने जी चैट से मिल बॉक्स लो। में डाल अनिल जी बाद में मेरा नंबर देना, पहले आप थोड़ा सा कर लीजिए, फिर एक बारी मैं इनसे फोन कॉल कर लूंगी। जी जी ये बिल्कुल मैम। और ठीक है। समझ लीजिए कि आपके इस टेंशन के सारे बादल खत्म हो चुके हैं, नई रोशनी आपको जरूर दिखाई देगी जुड़ने के थैंक यू बाद, सो और वही रोशनी आपने पूरी जगह फैलानी है, ठीक है? मच। बिल्कुल बिल्कुल, बाय श्योर बाय श्योर। थैंक यू सो मच। सहारनपुर से दिल्ली आने का कितने घंटे का रास्ता है? It's about 4 to 5 hours depending upon the traffic and all. एंड सहारनपुर से लखनऊ? Saharanpur से लखनऊ, it's an overnight journey through train. 9 hours plus, even more I think. Overnight journey by train. अरे तो वो सहारनपुर से आने का योग दिल्ली। फाउंडेशन का महीने का जो प्रोग्राम है, ये तो आप अटेंड करिए, और जैसे अनिल जी ने आपको कहा कि महीने में एक बार अगर आप आ सके तो काफी सपोर्ट मिल जाता है, बिकॉज आपने कहा कि में आप अकेले हैं। आप जैसे फाउंडेशन के कमरे में घुसे के जहाँ 75 बच्चे खेल रहे हैं और सब मस्ती कर रहे हैं, तो वो जो इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ता है और जो आप पे पड़ेगा, वो इनकम्पेरेबल है। कि अच्छा अच्छा तो कुछ नहीं होता ना,
एकदम से वो हम्म टेंशन का एक, जैसे वो बलून में आपने एक सुई डाली ना, खुश हो जाता है। हम्म, एंड इट मेक्स लाइफ हम्म, मच इजियर। हम्म। गौरव के पापा कुछ कहना चाह रहे हैं? एक्सक्यूज मैम, नैतिक के फादर बात कर रहा हूँ नैतिक के पापा, हाँ बताइए। जी। बेसिकली नैतिक फिजिकल एक्टिविटीज में काफी इंटरेस्टेड है। ये हॉकी प्लेयर है बेसिकली। हॉकी प्लेयर नेशनल लेवल पे भी खेल के आ चुका है, आप सीबीएसई अपनी नेशनल वीडियो लेवल ऑन पे कर खेला सकते हुआ है। हैं? क्या सर? वीडियो ऑन कर सकते हैं, वीडियो मैं कैमरा बिल्कुल ऑन कर लीजिए। जी। हेलो। अ, नैतिक जी। जी हाँ जी। हाँ जी, ये हॉकी प्लेयर है। हाँ, ये हॉकी प्लेयर है। ठीक ये ठीक। सीबीएसई नेशनल लेवल पे भी खेल के आ चुके हैं। हम्म। और अभी बेसिकली स्कूल्स में एनसीसी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं इनकी। तो एनसीसी में ये काफी फोर्स कर रहे हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए। तो क्या इनको उसमें करा सकते हैं हम? टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों ने ट्रायथलॉन्स करे हैं, मैराथॉन्स रन करते हैं, हर स्पोर्ट में हिस्सा लेते हैं। आप योगध्यान के साथ जुड़े हैं, मेरे ग्रुप में बच्चे हैं जिन्होंने प्राइजेस जीते हैं अपने स्पोर्ट्स में। तो ना ज्वाइन करने का तो कोई मतलब ही नहीं, बिल्कुल ज्वाइन करना है। हाइपर नहीं होने देना, शुगर से करना है, बिकॉज हाइपो होने से सारा फिर मामला गड़बड़ आ जाता है। तो बच्चा इसी खुशी में कि मुझे ज्वाइन करने दिया गया है, आप ध्यान रखिएगा अपना, और बहुत guidance के साथ आप अवॉइड करिए तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलेगा। ओके। जैसे ये लोग, इनका टूर बाहर भी जाएगा, एनसीसी का टूर बाहर भी जाता है, आउट ऑफ स्टेशन। इवन 1 2 3 4 डेज के लिए भी जा सकते हैं। तो हम्म। वहाँ पे ये प्रिकॉशन स्वयं रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? बेसिकली ही इज नैतिक की 13 एज ईयर्स ओल्ड। कितनी है? क्या मैम? नैतिक की एज कितनी है? 13 ईयर्स, 13 ईयर्स। तो शुरू में तो एड्रियाना की मदर जाती थी, कि वो तो कैंप्स में, इनफैक्ट अभी भी काफी लंबे कैंप्स में तो अभी भी जाती हैं, कि मम्मी या पापा ऑल्टरनेटली जाते हैं कि एक जना आसपास हो, क्योंकि लंबे कैंप्स में मुश्किल हो जाती है। पर जैसे आप एक दिन के लिए जा रहे हैं तो अब बच्चे को, वो 16 साल की है, इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अकेले मैनेज अच्छे से कर लेती है। शुरू में तो आप दोनों में से एक जन को जाना पड़ेगा, बिकॉज आप अकेले नहीं रख सकते बच्चे को। पर क्लास ट्रिप्स पे कई बार जैसे बच्चे जाते हैं जिसमें स्पोर्ट्स इन्वॉल्व नहीं है, तो उतना हाइपो का डर नहीं है। और टीचर्स या बच्चा कहता है कि आप मत आइए, मेरे को शर्म आती है, तो बहुत बार पेरेंट्स जाते हैं, गोस्ट करते हैं कि वो आसपास के किसी होटल में रह रहे हैं, बच्चे को भी नहीं पता, खाली टीचर्स को पता है, और हो जाता है। पर शुरू बेसिकली अभी पर 13 साल अभी के बच्चे को हाँ, वैसे भी सोचेंगे, डायबिटीज के साथ थोड़ा और सोचेंगे, पर आप साथ जाइए तो बड़े आराम से हो जाता है। बेसिकली इनको डायग्नोस भी अभी 2 महीने पहले ही हुआ है। अभी 2 महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो आप कंट्रोल बहुत अच्छे से करिए ना, और शुरू से अगर जी। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। हाँ। मुझे लगा जब जितेश ने बात करनी शुरू करी कि बहुत नेगेटिविटी नेगेटिविटी पे फोकस कर रहा है, और जैसे जैसे बड़ी, तो मैं रियलाइज कर रही थी कि कितनी सेंसिबल बात वो कर रहा है, कि अगर मेरी गलतियों से कोई और सीख सकता है तो व्हाई नॉट। तो फोकस ऑन, आप शुरू से ही अगर पॉजिटिव रहेंगे, आप शुरू से ही बाधाएं नहीं डालेंगे, तो बच्चा भी बड़े कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि मेरे पापा ने फिर से मुझे डांटना शुरू किया। तो नैतिक को भी आप कंट्रोल का जिम्मा दीजिए, उसे पूरी अपॉर्चुनिटीज दीजिए, बट केयर के साथ। हम्म। अदरवाइज बहुत खतरनाक हो, पर आप ध्यान रखें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड डॉक्टर ज्योति इज ऑलवेज देयर टू गाइड ऑन द पॉजिटिविटी साइड, कि कैसे आप अपना भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और बच्चे का तो रखें। जी। थोड़ा सा इनका ध्यान अभी पढ़ने में कम है, तो हमें भी थोड़ा टाइट लेना पड़ रहा है इनको। बीच में तो हमने ढीला छोड़ दिया था इनको, लेकिन अभी टाइट लेना पड़ रहा है क्योंकि ये मोबाइल में ज्यादा इंटरेस्टेड है। मोबाइल में गेम ज्यादा खेलते हैं अभी। वो नैतिक की गलती नहीं है, नैतिक को मोबाइल देने वाला कौन है? उनकी मदर। हाँ, तो फिर फोन ना।
नहीं मिलेगा तो फिर नहीं होगा। आप मुझे ड्रग्स देंगे तो मैं ड्रग एडिक्ट हो जाऊंगी, अगर आप मुझे ड्रग्स नहीं देंगे तो मैं नहीं होंगी। सही बात है, सही बात। यू आर राइट। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। गौरवित कुछ कह रहे थे कुछ आप? कहना चाह रहे थे, वो फिर बात कट गई। जी जी। नहीं नहीं, कुछ नहीं कहना चाह रहे थे, वो बात तो नहीं, फिनिश हो गई गौरवित के हमारी। पापा, मैं कह रही हूँ गौरवित के अच्छा। पापा कुछ कहना चाह रहे थे, फिर वो बात उनकी कट गई थी। मम्मी चार्जिंग खत्म। किसकी चार्जिंग खत्म? गौरवित पापा है यहाँ पे, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ ना। कोई और बच्चे, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो बेटा? अब तो मंतशा की मुझे शक्ल दिख रही है शायद। जी मैम, थैंक यू सो मच। Thank you. Something urgent. Thank you, Dr. Lokesh Sharma. Thank you, Anil ji. I'll just leave. जी थैंक यू मैम। थैंक्स। नमस्ते मैम। मंतशा एक बात बताओ। हाँ मैम। मंतशा, आप स्कूल जाओ? हाँ मैम जाएंगे, हमारा ख्वाहिश है डॉक्टर बनने का। हाँ, तो फिर आप पढ़ोगे ना अच्छे से? हाँ मैम। तो फिर मिठाइयाँ चोरी करना बंद कर दोगे? मैम शुगर कम आता है तब खाते हैं। आप फ्रेंड के घर जा खाती हो तो आप इधर उधर मत खाओ, जब शुगर कम आता है तब मम्मी आपको देंगी। और आप पढ़ो ताकि ख्वाहिश अपनी पूरी कर सको। जितेश ने जी आपसे मैम। कहा कि 30% से सीधे वो 96% पे गए, 3 गुना मार्क्स कर दिए। तो आप अपनी ख्वाहिश पूरी करनी होगी तो पहले मेहनत करनी होगी ना, ऐसे तो नहीं होगा। जी मैम। दिन में फोन चलाती है मैम ये। सलोनी, तो आप फोन मत दीजिए ना सलोनी। फोन फोन नहीं देंगे तो बहुत रोती है कि हमें फोन चाहिए तो रोने चाहिए। दीजिए ना, रोने दीजिए, 1-2 बार रोने दीजिए, कुछ नहीं होगा। सलोनी, आप कुछ कहना चाहते हो? बहुत गौरव कुछ रोती कहना है और चाहते हो? मैम, नो मैम। आप किसी और को मौके दे सकते हैं बात करने का। नो मैम। जी। हेलो सर मैम। फिर एक 34 तो हो गया, शुड बी वाइंड अप। हेलो हाँ मैम, जी जस्ट मैम, वाइंड कर अप। सकते हैं। कोई बच्चे हैं तो हम क्लास को यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। अगर कोई बच्चों को किसी भी का अभी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। संयम हेलो। सचदेवा, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस सर। पहले सर मैं सर क्या कहते हैं, पहले 10th सॉरी 9th कर रहा था पहले, वीडियो ऑन स्कूल करो। से कर रहा था। यस। हेलो सर, पहले मैं 10th कर रहा था। वो क्या कहते हैं वो सॉरी, पहले मैं 9th कर रहा था क्लास। फिर आने मैंने जब 9th क्लास वो क्लियर हुई, क्योंकि फिर आने मैंने NIU से डालना स्टार्ट किया, क्योंकि सर मेरे को सर 9th क्लास में प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे कि मेरी शुगर बहुत ज़्यादा, जब मैं स्कूल से आता था तो मेरा हेडेक होने लग जाता था। और सर शुगर हाई होती थी। और सर गर्मियों के दिनों में सर ज्यादा होती थी। सर में सर मम्मी ने सर और मैंने भी सर बोला कि एक बार 10th ओपन से करते हैं, ट्राई करते हैं। तो सर मैं 10th ओपन से कर रहा हूँ, और सर इस चीज में सर मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं इम्प्रूवमेंट ला दूँ। तो सर मैंने सर मीठा खाना छोड़ दिया, और सर मैंने अपनी टाइमिंग ठीक कर ली खाने पीने की। तो सर मेरे में इस चीज की इम्प्रूवमेंट आ गई। तो सर मैंने सर NIU से ओपन से किया है, तो मैंने इम्प्रूवमेंट लाई है। फिर पहले मैं थोड़ा ज्यादा मीठा खाता था। तो और सर एक और चीज पूछनी थी कि क्या कहते हैं, कभी कभी सर क्या कहते हैं शुगर इस बार ज्यादा लो हो रही है सर। क्या कहते हैं, गर्मियों में ज्यादा लो होती है, ठंड में ज्यादा लो नहीं हो रही थी। तो सर इस चीज में पूछना था कुछ कि शुगर ज्यादा लो क्यों हो रही है। सर जब से इसने संयम, मीठा आप खाना शुगर छोड़ा है, टेस्ट करते हो? जब से इसने मीठा यस खाना मैम। छोड़ा है, इसकी लो ज्यादा होती है, हाई कम होती है। मैम, आप शुगर दिन में कितनी बार चेक करती हैं? मैम 3 टाइम्स, और जब मैम लो होती है तब एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। तो फिर पहली तो उस बात को सुधारिए ना। आप दिन में 6 टाइम शुगर टेस्ट करना जरूरी समझिए, कि खाने से पहले डोज डिसाइड करने के लिए, और खाने के 2 घंटे के बाद, कि मेरी वो जो डोज थी वो पूरी ठीक थी कि नहीं थी। रोज के 6 शुगर चेक करिए, और आधी रात को 2 बजे हफ्ते में कम से कम एक बार चेक करिए, ताकि ओके शुगर जो जा रही है वो पैटर्न आप डोजेज टेस्ट कर सकें। मैम, रात को जैसे सोने से पहले टेस्ट कर रहे हैं शुगर। उसके बाद मैम सोते सर, सोते इसकी आप रात अगर रोज कम टेस्ट करेंगे, आप पैटर्न देखेंगे।
जब ज्यादा इंसुलिन जाती है तो नेचुरली इंसुलिन कम करनी पड़ती है। अगर आपको 2 दिन एक ही टाइम पे लो जा रही है तो उस समय जो इंसुलिन काम करती है उसकी डोज कम करेंगे। अगर रात के 11-12 बजे से पहले लो जा रही है तो डिनर की डोज को कम करेंगे। अगर रात के 11-12 बजे के बाद लो जा रही है तो जो आपकी लॉन्ग एक्टिंग है उसको कम करेंगे। तो अपने डॉक्टर के साथ बैठ के सलाह करिए, बिकॉज इंसुलिन की डोज सेट नहीं होती। क्या हाँ जी, आप हाँ जी। रोजाना एक ही खाना खाते हैं? नहीं ना। नो मैम। गर्मी में हमें आम खाना है और सर्दियों में भी आम खाना है, गर्मियों में भी हमको गर्मी का फल खाना है और सर्दियों में भी गर्मी का फल खाना है, ऐसा तो नहीं होता। तो आप मौसम के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से खाते हो। उसी तरीके से आपकी जितनी डोज है उसके हिसाब से लगनी चाहिए कि कितनी शुगर है। अगर शुगर कम हो रही है तो डोज कम करिए। ओके मैम। ठीक है ना। तो आप अपने पैटर्न्स को लिखिए, रिमार्क्स लिखिए कब कब हाइपो हुआ, और उसके हिसाब से डोज एडजस्ट करिए, करवाइए, पहले सीखिए डॉक्टर से। और बहुत 15-20-25 साल डायबिटीज होने के बाद भी आखिर तक आपको 3 महीने में एक बार डॉक्टर के पास जाना है। इसलिए नहीं क्योंकि डॉक्टर ने आपको कोई अचानक बड़ी नई चीज सिखा देनी है, पर वो रेगुलर रिव्यू बहुत जरूरी होता है। एक रेट्रोस्पेक्टिव पीछे देख के, अच्छा चलो हमने यहाँ गलती की, यहाँ गलती की, जितेश से हम सीखें कि कैसे मैम अपने आप ये ना को एनालाइज लिखना, कर करके जैसे गलतियां सीधा कर सकते हैं। मैम ये कॉपीज पे लिखने के ना, ये ऐसा करता है कि मैं सारी लाइफ लिखता रहूं, बस यही काम करता रहूं। मतलब इसका थोड़ा सा इसमें ना बहुत वो रहता है कि क्या कहते हैं, मेरी तो सारी एज में रहेगा, मैं यही काम करता हूँ, लिखता ही रहूं। तो हम कहते मैम हैं हमने कि सारी जिंदगी काट ली बाल कंघी करते हुए, सारी जिंदगी काट ली ब्रश करते हुए, सारी जिंदगी काट ली खाना खाते हुए। ऐसा कोई तरीका नहीं हो सकता कि हम हफ्ते में एक बार खाना खाएं मैम, और फिर सारा हाँ दिन मैम हम खाना ना खाना समझाते पड़े। हैं, लेकिन वही है ना, अब ये तो कभी कभी तो आ जाता वहां है पे अपनी जिद पे। वहां पे आप योग ध्यान में आइए, बाकी बच्चों से मिलिए। सभी बच्चे यही जूझ रहे हैं, और हर वैसे एक को अपनी अपनी मुश्किल होती है। किसी को डायबिटीज की मुश्किल है, किसी वैसे किसी को मैम और सब कुछ मुश्किल है। अकेले मैनेज करता है, कई वहां पर भी जाना होता है, योग ध्यान फाउंडेशन भी, तो उसमें सिंगल मदर हूँ तो नहीं पहुंच पाती हूँ, तो ये अकेले ही पहुंच जाता है, सब कुछ अकेले मैनेज करता है अपनी। यहाँ तक कि शुगर लो या हाई पे भी अपने आप को, जैसे मैं नहीं होती ऑफिस गई होती हूँ तो पीछे से मैनेज करता है काफी, मतलब वैसे समझदार है। बस कभी कभी जिद पे अड़ जाता है, मैं नहीं लिखूंगा या कुछ ऐसा है, तो इसके लिए मुझे मैम थोड़ा सा पर परेशान नहीं 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 मैम, पर फिर कभी कभी तो जब इतना जिम्मेवारी वो ले रहा है तो फिर आप छोटी गलतियों पे या छोटी मूड स्विंग्स पे तो मत जाइए ना, जब वो इतना कुछ कर रहा है। अब अगर नहीं मैं बहुत ही एफिशिएंट टीचर हूँ और एक दिन मैंने क्लास को ठीक से नहीं पढ़ा पाई तो मुझे आप नौकरी से थोड़ी निकाल देंगे। तो नहीं नहीं आप, बिल्कुल। कभी कभी मूड खराब होता है तो वो आप ही को तो चू चू करेगा, और किसको करेगा। हाँ जी, हाँ जी। है ना। वो मिसेस मुर्मू को तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोल नहीं सकता, अपने चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को बोल नहीं सकता, मम्मी को ही बोलेगा। तो मम्मी को बोलते कि मैं दुखी हो गया हूँ, ठीक है, मम्मी भी उसको थपथपा के, गला लगा के थोड़ी देर बैठ के अच्छी बातें कर ले, उसकी बात सुन ले, फिर आगे बढ़े ना, कुछ हाँ जी, करेगा। तो मैं थैंक तो यू वेरी उसको मच। मार्क्स दूंगी अच्छा करने के लिए, ना कि कभी कभी दुखी होने के लिए। कभी कभी दुखी तो सभी हम होते हैं। हाँ जी मैम, नहीं वैसे तो बहुत, मतलब अपने आप को इसने, ये समझ लो कि अपनी जिम्मेवारी खुद ही ले ली है इसने, कि मतलब मुझे कभी नहीं कहा कि मेरे साथ यहाँ भी चलो, डॉक्टर्स के भी चलो, कहीं पर भी मुझे कहेगा नहीं आपकी एक छुट्टी होती है, मुझे मैं भी क्योंकि बीमार रहती हूँ, मेरे को भी माइग्रेन रहता है, तो बल्कि मेरा भी ध्यान रखता है, अपना भी ऐसे ध्यान रखता है। तो फिर मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी अनिल जी से कि वो सबको रिक्वेस्ट करे कि अनम्यूट करके तालियां बजाएं इसके लिए, ताकि बिल्कुल बिल्कुल, सभी कर बातें सकते हैं। ये सेकेंडली आप ये देखिए कि उसको आई थिंक 4-5 साल हुए हैं, है ना, वाईडी से जुड़े हुए, तो स्टार्टिंग से, और आप अब में कितना फर्क लगता है आपको उसमें? सर अब इसमें इतना है कि हम इसको इसके भाई कह देना, यदि पहले क्या होता था हमें इससे मीठा छुपाना पड़ता, अब इसके सामने चॉकलेट्स के डब्बे भी रख देते हैं ना, तो यदि इसने कह दिया कि मैंने नहीं खाना, तो ये 2 महीने तक छुएगा भी नहीं, 1 चम्मच चीनी लेते हुए भी डरेगा कि मुझे ये चीनी क्यों लेनी पड़ रही है। तो हम इसको तो फिर ताली एक बार फिर से हो जाए ना, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। जब बच्चे इतना आगे अच्छे से बढ़ रहा है हाँ तो अब ये गर्व हो। देखिए कि थोड़ी है ना जिम्मेदारी अब आपकी है कि जहाँ बच्चे ना इतना आगे बढ़ के अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया है,
और कहीं उसका लग रहा है कि आपको इस जगह पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो वहां उसका हाथ पकड़िए, एक साथ एक बारी कैंप में आइए, आप भी आइए, बाकी मम्मियों से भी मिलिए, उनकी भी जिम्मेदारी देखिए। देखिए, फैमिली का जहाँ सपोर्ट मिल जाता है ना, बच्चा अर्जुन बन जाता है अपनी जिंदगी का। तो बिल्कुल सर, फैमिली का वही सपोर्ट एक क्रिश्चियन के सपोर्ट की तरह होता है हर उस बच्चे के लिए जो डायबिटीज के साथ अपनी लाइफ को लीड कर रहा है। सर तो यही इसका मैम, ये है कि मतलब इसमें आगे मुझे बढ़ते हैं मैं मैम। सिंगल मदर हूँ, लेकिन ये हमारा मिसेस घर तक सचदेवा, भी संभाल। मिसेस सचदेवा, अब हाँ आगे जी, बढ़ सकते हैं आगे क्या? बढ़ते हैं अब। एक ही जने के साथ इतना घंटे नहीं लगा थैंक यू सकते सर, ना। थैंक यू सर। जी। ओके। तो हम चलिए शुक्रिया अदा करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ IDF योगदान फाउंडेशन के डॉक्टर मिस्टर अमित छाबड़ा जी, विद्या छाबड़ा जी, जिनके सानिध्य में ये प्रोग्राम और फाउंडेशन चल रहा है। और मैं बुलाना चाहूंगा हिमानी, हमारे IDF के स्टाफ, वॉलेंटियर, सब कुछ, फॉर वोट ऑफ थैंक्स। यस हिमानी जी, आपका स्वागत है। Sir, I am audible. हाँ जी, हाँ Yes. जी। So I would like to thank Mr. Jitesh वाधवा जी, जो आए और उन्होंने अपने बारे में अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेयर करा सारे बच्चों के लिए, कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए पेरेंट्स ने पहले लीनियंसी दिखाई, बट फिर फादर स्टिक हुए और बैक टू नॉर्मल लाइफ में आके उन्होंने कैसे अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस IDF में आके बिल्ड किया, और सारी चीजें अपने आप को एनालाइज करना, डाइट कॉपी बनाना और अपनी गलतियों को खुद देख के आगे बढ़ना। So we are very inspired. Thank you for this beautiful story. और IDF के बच्चों के साथ शेयर एक करने के स्पेशल लिए। थैंक्स के जितेश ने बताया है कि जो हमारे कंडीशन होती है, जो हम राइट कॉपी में रिमार्क्स होते हैं, वो इम्पोर्टेंट, उसकी इम्पोर्टेंस बताई, तो इसलिए बच्चों को है कि अपना लॉगबुक बना के रखें। हमारा बहुत डॉक्टर एनालाइज करते हैं उसको देख करके हमारे बारे में, और हमें सही गाइड करते हैं। थैंक यू। Thank you, sir. And I would like to thank Dr. लोकेश सर, जो कि एक पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, और सर हर बार आके कितना फ्रूटफुल एक प्रेजेंटेशन देते हैं सारे बच्चों के लिए, कि कैसे आपको लीगली सारी चीजें फेस करनी है अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, कैसे हमें अपनी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए स्कूल के आगे अपनी बात रखनी है, एक रिक्वेस्ट करनी है। अगर हम उनको ऑर्डर देंगे तो मे बी वो हमारी बात ना माने, बट अगर हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे, एक लीगल फॉर्म में बताएंगे, तो वो हमारे को उतने अच्छे से ट्रीट करेंगे। तो थैंक यू सर फॉर दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, और आप हमारे YDF के साथ जुड़े रहें और इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन जो आप देते हैं वो सारे बच्चों को आगे और देते रहे। थैंक यू सर। थैंक यू ज्योति मैम। मैम चले गए। एक मैम एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि हर बार बच्चों की फीलिंग्स को उनके पेरेंट्स कैसे फेस करते हैं, मैम हर बार एक ऐसी काउंसलिंग करते हैं बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, कि वो फील गुड करते हैं और वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू अंजू मैम। एक हमारे हिमानी, साथ स्टार्टिंग से। आप मुझे 30 सेकेंड्स दो, जो आप मुझे थैंक यू करने के लिए बोलोगे ना, मैं वापस आपसे ले रही हूँ। ये कहने के लिए कि हर फर्स्ट संडे को हम एक आइडियाज प्रोग्राम रन करते हैं ISPE की तरफ से, जो ऑनलाइन ही है, संडे फर्स्ट संडे, वो भी 10 से 11:30 बजे। अब वो पेरेंट्स अटेंड, और मैं आप सब पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी टीचर्स को जाके बोलिए, बिकॉज ये प्रोग्राम टीचर्स के लिए है कि बच्चे को स्कूल में कैसे ध्यान रखना है। तो आइडियाज के लिए आपके ग्रुप में हर बार अनाउंसमेंट आता है, अनिल जी हमेशा बहुत ध्यान से ग्रुप में डालते हैं। इस बार गुजराती का था, बहुत अच्छा रहा, पर अब वापस इंग्लिश हिंदी पे। तो इंग्लिश हो या हिंदी हो, आप अपने टीचर्स को रिक्वेस्ट करिए, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी भी आपके ग्रुप में है, कि टीचर्स को कहिए कि रजिस्टर करें। उनको अपनी जिंदगी का 1.5 घंटा निकालना है बस, जिंदगी में एक बार, पर एक पूरा ओवरव्यू हो जाता है कि बच्चों में डायबिटीज का कैसे ध्यान रखा जाए। तो प्लीज उसके लिए अपने टीचर्स को रजिस्टर करवाइए। क्लास टीचर, स्पोर्ट्स टीचर, डांस टीचर, लाइब्रेरी टीचर, मेडिकल रूम नर्स, जितने भी स्कूल में इम्पोर्टेंट जने हैं जो बच्चों के साथ की आइडियाज का प्रोग्राम को एक बार अटेंड करें, ताकि उनको जानकारी हो जाएगी। थैंक यू सो मच हिमानी, आपने मुझे थैंक यू बोल दिया। थैंक यू। थैंक यू मैम। आगे बढ़े। तो थैंक यू ऑल। थैंक यू। ओवर टू अनिल सर।
थैंक यू एवरीवन, और स्पेशली डॉक्टर लोकेश जी, डॉक्टर अंजू रुपानी जो एंड डॉक्टर ज्योति कक्कर जी और जितेश, आपने अपनी जो लाइफ की जर्नी शेयर करी। आपको होप कि आप एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं इस समय, आपको वो भी बताना चाहिए था। तो सारे बच्चे अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं एक लाइफ को डिसिप्लिन में करके। और देखिए कि किस हिसाब से बताया जितेश ने कि हमारे अंदर ना नेचुरल एक तरीके से लड़ने की पावर है, क्योंकि हम अपनी डायबिटीज से मैनेज कर रहे हैं। तो उस लड़ने की पावर को हम अपनी स्टडी पे, करियर पे और अपने सपनों पे लगा सकते हैं। तो वो नेचुरल गिफ्ट है, क्योंकि जो हो गया उसके बारे में चाहिए नहीं कि हम उसके दुख को हमेशा ही मेंटेन रखें। क्योंकि हमने, आप सभी बच्चे इंस्टाग्राम भी देखते हैं, वीडियो भी देखते हैं, उसमें देखा भी होगा कई ऐसे हीरोज हैं जिनके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, फिर भी एक स्पीकर के रूम में, मोटिवेशनल स्पीकर के रूम में काम कर रहे हैं। तो हम कितने अच्छे हैं उनसे, तो हम तो काफी कुछ कर सकते हैं। तो यही इस मीटिंग का हमारा हमेशा उद्देश्य रहता है कि जो हो गया उसको पीछे छोड़ दें। आगे का समय बहुत अच्छा है, हमें समझदार है, ये हमारे अंदर सबसे अच्छी चीज है कि हम चीजों को समझ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग चल लेते हैं। अदरवाइज समस्याएं बहुत है दुनिया में। कई बच्चे ऐसे ऐसी समस्याओं से कि जब उनको देखते हैं तो हमें अपनी समस्याएं बहुत छोटी नजर आती हैं। तो अच्छा है कि इस समस्या को छोटी ही मान के हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते रहें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही हमारे साथ हर मीटिंग में बने रहें। और जैसा कि डॉक्टर अंजू बिरमानी ने कहा कि फर्स्ट संडे को एक स्कूल टीचर्स के लिए स्पेशल जो मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, उसका लिंक आपको भेज दिया जाएगा। अपने टीचर से रिक्वेस्ट करें कि 1-1.5 घंटा इस मीटिंग को जरूर ज्वाइन करें। हालांकि चाहे उनके स्कूल में वो बच्चे हो ना हो, लेकिन आपके बच्चे के माध्यम से वो चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं प्रैक्टिकल लेवल पे भी, और ताकि आने वाले किसी भी बच्चे का वो प्रॉपर ध्यान रख सके। नहीं, पहले तो आप ही के बच्चे का ध्यान रखेंगे ना अच्छे से। हाँ जी मैम, वही फर्स्ट टाइम उसको देखते शुरुआत हुए तो आप ही के वो बच्चे थोड़ा से सा, होगी, हाँ, बिकॉज तो उससे वो अगर रिलैक्स हो आपके जाएगा बच्चे को थ्योरेटिकल और हाइपो हुआ प्रैक्टिकल। क्लास में या कुछ। तो मैम जाते जाते कोई मैसेज, लोकेश सर, अंजू मैम, बच्चों के लिए? आई थिंक मैं रीएम्फसाइज करना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी हमें मौका मिले कि हमें स्कूल को एक्नॉलेज करना चाहिए। जो स्कूल अच्छा कर रहे हैं तो उनके लिए हमें वी शुड अप्रिशिएट देयर गुड वर्क देयर, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स के लिए एक्स्ट्रा वर्क होता है कि वो ऑलरेडी इतना और बर्डन होता है अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, बाकी एक्टिविटीज़ के लिए, कि हम अपने बच्चे के लिए जो हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए रहता है वो हमसे मांगते हैं और वो देते भी हैं, तो हमें उनको एक्नॉलेज करना चाहिए। सो वो आगे आने वाले बच्चों के लिए और भी हेल्पफुल रहता है। थैंक यू। मैं भी वही कहना चाहूंगी कि कई बार स्कूल्स इंसिस्ट करते हैं कि आप हमें लिखित में दीजिए, तो वो बहुत कॉन्फिडेंटली आप उनको लिखित में दीजिए कि जिम्मेवारी हमारी है, क्योंकि आखिर हमारा बच्चा है तो जिम्मेवारी हमारी ही है। हम लोग तो लग जाते हैं कि हम क्यों लिखित में दें, अरे भाई नुकसान क्या है, और जिम्मेवारी तो हमारी ही है। तो स्कूल अगर कभी ऐसे अंडरटेकिंग मांगे, क्योंकि स्कूल के लिए ये ऑब्लिगेशन है कि आपसे परमिशन नहीं उनको कुछ भी करना हो स्कूल में, तो उनको कभी भी अंडरटेकिंग चाहिए हो कि आप ये साइन करके हमें दीजिए तो दीजिए, कोई उसमें गलत बात तो है नहीं। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपको अपने बच्चे पे कॉन्फिडेंस आ गया है, ऐसे स्कूल टीचर्स को भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पहले तो उनको रिलैक्स माइंड करिए, अंडरटेकिंग दे करके, हाँ, जिम्मेदारी लेकर के, तो वो वन साइडेड हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ध्यान दे करके आगे बढ़ेंगे, और फिर उनके लिए कॉमन हो जाएगा। वो अंडरटेकिंग की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी बाद में, किसी भी प्रकार से आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। तो थैंक यू सो मच मैम। और सभी बच्चों को बता दिया जाता है कि योग ध्यान फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल से आप कनेक्ट रहें। ये मीटिंग्स वहां पे चली जाएगी कुछ देर में, और उसको घर में बैठ के आराम से पेरेंट्स के साथ देखें, स्कूल के टीचर्स के साथ भी देख सकते हैं, दोस्तों के साथ भी देख सकते हैं। जैसे लोकेश सर ने बताया कि हमारे आसपास जितने लोग रहते हैं, हमारी जिम्मेदारी है उनको अपनी डायबिटीज के बारे में एजुकेट करें, बताएं, ताकि किसी भी परिस्थिति में वो आपका सहयोग करने के लिए खड़े रहें। थैंक यू, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, एंड थैंक यू बच्चों। नमस्कार। नमस्कार।